वेलकम बैक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फैमिली। आज हम सर्कल ऑफ इनविटेबिलिटी के सफर को एक बहुत ही क्रूशल मोड़ पर ले आए हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 241 से लेकर 250 तक। और दोस्तों, आपको बता दूं कि हम वॉल्यूम 2 के क्लाइमैक्स पर खड़े हैं। ये वॉल्यूम 2 का सेकंड लास्ट एपिसोड है। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम बचे हुए 13 चैप्टर्स कवर करेंगे और वॉल्यूम 2 को पूरी तरह खत्म कर देंगे। तो आज के ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फाइनल शोडाउन की नींव यहीं रखी जाएगी। अगर आप वॉल्यूम 2 के ग्रैंड फिनाले के लिए एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना जोश जरूर दिखाएं। तो चलिए फिनाले की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज के 10 चैप्टर्स। चैप्टर 241 इंडोमिटेबल स्पिरिट। लूमियन की बातें सुनकर फ्रांका चिल्लाई, धत तेरे की, क्या हम फिर से उन्हीं लोगों से डील कर रहे हैं? ह्यूग्स आर्टवा अब क्या खिचड़ी पका रहा है? मैं भी एक केमिकल प्लांट में धमाका करवाने के पीछे का मकसद पूरी तरह नहीं समझ पा रहा हूं। शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो। बोनो गुडविल और ह्यूग्स आर्टवास के रिश्ते काफी अच्छे हैं। उनका एक दूसरे के यहाँ आना जाना कोई नई बात नहीं है, पर आज इत्तेफाक से केमिकल प्लांट में धमाका हो गया। लूमियन ने बोलने से पहले थोड़ा सोचा। वो जिंदगी के हर इत्तेफाक को अनदेखा नहीं कर सकता था, पर वो हर चीज को एक समस्या की तरह भी नहीं देख सकता था। फ्रैंका ने सोचते हुए सिर हिलाया और कहा, बात तो सही है, फिर भी मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि केमिकल प्लांट का धमाका बेमतलब नहीं है। इसकी वजह से कई मौतें हो चुकी होंगी और कुछ डार्क रिचुअल्स के लिए इसका बड़ा महत्व होता है। जिंदा लोग हमेशा थर्ड बेस्ट सैक्रिफाइस होते हैं। क्या ये भी किसी रिचुअल का हिस्सा हो सकता है? लूमियन थोड़ा हैरान था। फ्रांका ने उसे सही करते हुए कहा, किसी को चाकू से सैक्रिफाइस करने और रिचुअल के तौर पर किसी केमिकल प्लांट धमाके का इस्तेमाल करके लोगों को मारने में कोई बड़ा फर्क नहीं है। रिचुअलिस्टिक मैजिक के बारे में तुम्हारी समझ अभी बहुत कम है। कुछ रिचुअल्स को असरदार बनाने के लिए वाकई ऐसे धमाकों की जरूरत पड़ सकती है। ये सब्स्टिट्यूशन स्पेल की तरह है, जिसमें रिचुअल से पहले लंबे समय तक किसी की पहचान लेने के लिए एक सब्स्टिट्यूट की जरूरत होती है। लूमियन को बात समझ आ गई। फ्रांका ने एक ठंडी आह भरी, ये सिर्फ मेरा अंदाजा है, जरूरी नहीं कि ये सच हो। फिर भी हमें ऑफिशियल बियॉन्डर्स को अलर्ट करना होगा कि वे किसी रिचुअल के संकेतों पर नजर रखें और इस तबाही में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस के रोल की जांच करें। भत, अगर वो आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना होता तो मैं आज रात ही उसे पकड़ लेती, छत से उल्टा लटका देती और उसकी जमकर धुनाई करती। मैं उससे उसके इरादों और उन हेरेटिक्स के साथ उसके कनेक्शन के बारे में सब उगलवा लेती। अभी उस धमाके में न जाने कितने लोगों ने अपने माता पिता, जीवन साथी, भाई बहन या बच्चों को खो दिया होगा। न जाने कितने लोग अपने घायल अपनों के लिए दुआ कर रहे होंगे, परेशान होंगे और तड़प रहे होंगे। जिना की तरह, लूमियन ने बीच में कहा। फ्रांका एक पल के लिए सुन रह गई। तुमने क्या कहा? जना की माँ गुडविल केमिकल फैक्ट्री में काम करती हैं। क्या तुम्हें नहीं पता था? लूमियन ने पूछा। फ्रांका दंग रह गई और फिर फौरन फिक्र के साथ पूछा, उसकी माँ कैसी हैं? लूमियन ने उसे संक्षेप में बताया कि कैसे वो एलोडी को ढूंढने के लिए जना के साथ रूस एंड हिलेर गया था और कैसे उसने आखिरी हीलिंग एजेंट का इस्तेमाल करके उन्हें मौत के मुंह से बचाया। फ्रांका ने राहत की सांस ली और फिर दुख में कहा, मैं वहां क्यों नहीं थी? मैं वहां क्यों नहीं थी? लूमियन के होंठ थोड़े फड़फड़ाए और उसने शांति से कहा, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। जना आगे के मेडिकल खर्चों को लेकर परेशान है। मैं अभी होली पैलेस हॉस्पिटल जाऊंगी। फ्रांका की आंखें चमक उठीं और वो अपार्टमेंट से बाहर भागने ही वाली थी। लूमियन ने उसे जल्दी से आवाज दी, पॉइजन स्पर मॉब का हीलिंग एजेंट अपने साथ ले जाना मत भूलना। मुझे फिक्र है कि उनकी हालत फिर से बिगड़ न जाए। मिस्टर रूर की तरह। फ्रैंका के जवाब का इंतजार किए बिना उसने आगे कहा, साथ ही जेना की वो ड्रेस भी ले जाना जो उसने आज सुबह पहनी थी। ठीक है, मुझे तुमसे 4000 वर्ल्ड डीयर उधार लेने हैं और बदले में हार्वेस्ट सैक्रिफाइस का आधा हिस्सा गिरवी रखना है। मैंने पायरोमेनियक पोशन के लिए एक्स्ट्रा सामग्रियां पहले ही जुटा ली हैं। इतनी जल्दी? फ्रांका हैरान रह गई। मैंने तो अभी तुम्हारे लिए तलाश शुरू भी नहीं की थी। लूमियन ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, कल रात मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस के बाहर बॉस से मिला था और उन्हें एडवांस पे और एडवांसमेंट के अपने प्लान के बारे में बताया था। मैंने उनसे पायरोमेनियक पोशन की एक्स्ट्रा सामग्रियों पर नजर रखने की रिक्वेस्ट की थी। फ्रैंका जितना ज्यादा सुन रही थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस उतने ही उलझते जा रहे थे। तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा चालाक निकले, बच्चे। गार्डनर को इस बारे में बताना वाकई सबसे अच्छा तरीका था। लेकिन क्या तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं भी गार्डनर के जरिए तुम्हारे लिए पायरोमेनियक पोशन की सामग्रियां जुटाना चाहती थी? वो एक सीक्वेंस 6 कॉन्स्पिरेटर या सीक्वेंस 5 हंटर है और उसके साथ हंटर्स की एक टीम काम करती है।
उसके पास ऐसी चीजों की कमी नहीं होगी। शुक्र है मैं पिछले 2 दिनों में उसके पास नहीं गई, वरना उसे पक्का शक हो जाता कि हमारा कोई अफेयर चल रहा है। लूमियन ने हमेशा सोचा था कि फ्रैंका कर्ली हेयर्ड बैबून्स रिसर्च सोसाइटी के जरिए मटेरियल्स ढूंढेगी। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो सुविधा की वजह से गार्डनर मार्टिन के पास जाएगी, जिससे उनका गुप्त रिश्ता लगभग जाहिर हो जाता। फ्रैंका अपने कमरे में गई और कहीं से 4000 वर्ल्ड डियोर का एक बैंकनोट ले आई। उसने वो लूमियन को दिया और गंभीरता से याद दिलाया, एक बार जब तुम्हें मेन इंग्रेडिएंट मिल जाए तो पोशन बनाने में जल्दबाजी मत करना। तुम्हें ये पक्का करना होगा कि तुम्हारी कंडीशन एडवांसमेंट के असर को झेल सके, वरना इसे कुछ समय के लिए टाल देना ही बेहतर है। मेन इंग्रेडिएंट को संभाल कर रखना पोशन के मुकाबले ज्यादा आसान है। मुझे अच्छी तरह पता है, लूमियन ने शांति से जवाब दिया। एक पल सोचने के बाद उसने पूछा, जेन्ना के पास जाने से पहले अधिकारियों को जानकारी देना समझदारी होगी। धमाका अभी हुआ है तो शायद पीछे कुछ सुराग मिल जाएं। हाँ, फ्रैंका मान गई। विदा लेने से पहले लूमियन ने उत्सुकता से पूछा, अगर जिंदा लोग थर्ड बेस्ट सैक्रिफाइस हैं तो सेकंड बेस्ट और बेस्ट क्या हैं? सेकंड बेस्ट वे बीइंग्स हैं जिनके पास बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और बेस्ट? फ्रैंका मुस्कुराई, वे डेमीगॉड्स हैं। डॉट डॉट डॉट। क्वार्टियर डे नोएल, होली पैलेस हॉस्पिटल की 6ठी मंजिल। जब जेना वॉशरूम से वापस वार्ड में आई तो उसने अपने भाई जूलियन को अपनी माँ इलोडी की चादर ठीक करने में मदद करते देखा। इलोडी अभी भी बेहोश थी, पर उसके चेहरे की रंगत सुधर रही थी। जूलियन खड़ा हुआ और अपनी बहन को एक तरफ बुलाया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, सीलिया, आगे आने वाले मेडिकल खर्चों की चिंता मत करो, मैं कोई न कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। तुम थिएटर डे लॉन्सियन के ज पिजन्स में अपनी एक्टिंग क्लास चालू रखो। जेना का दिल शुक्रगुजारी से भर आया और उसने पूछा, क्या डॉक्टर ने तुमसे बात की? हाँ, अभी बात हुई, जूलियन ने गंभीरता से सिर हिलाया। जेना ने अपने होंठ भींचे और उसे यकीन दिलाया, चिंता मत करो, मेरे दोस्त मुझे पैसे उधार देने के लिए मान गए हैं। मैं उन्हें 3 साल में मामूली इंटरेस्ट के साथ चुका सकती हूँ। मेरी अंडरग्राउंड सिंगर की कमाई और तुम्हारी मजदूरी से अगर हम किफायत से चलें तो हमारी ट्रेनिंग पर असर पड़े बिना ये काफी होगा। वहां कुछ पल सन्नाटा रहा। जब जूलियन कुछ सोच रहा था, फिर वो बोला, वो सीएल? हाँ, वो उनमें से एक है, पर मेरे और भी दोस्त हैं। और फ्रैंका, वो रेड बूट्स जिसके बारे में मैंने कल रात बताया था। जेना को लगा कि स्थिति साफ करना जरूरी है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका भाई कोई बड़ा कदम न उठा ले। उसे याद आया कि कैसे 2 साल पहले जूलियन ने अपनी माँ को बताए बिना खुद को बालम पाज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन को बेचने का सोचा था, ताकि वो एक डिस्पोजेबल मर्सनरी बनकर उनके सारे कर्ज चुका सके और जेना को एक्टिंग सीखने का सपना पूरा करने दे सके। खुशकिस्मती से आखिर में वो प्लान टल गया था। जैसे ही जूलियन कुछ जवाब देने वाला था, उसकी नजर वार्ड के गेट पर खड़ी एक लंबी और छरहरी औरत पर पड़ी। उसने एक ब्लाउज, हल्के रंग की ब्रीचेस, एक पतली ब्लैक ऑन व्हाइट चेकर ट्वीड टॉप और चमकदार लाल बूट्स पहने थे। उसके लंबे भूरे बालों की एक सिंपल पॉनीटेल बनी हुई थी। उसकी भौहें जो मंदिरों तक फैली हुई थीं और आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो एक गजब का जादू बिखेर रही थी। जेना खुशी से उसकी तरफ बढ़ी। फ्रांका डॉट 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 रू डे ब्लूज ब्लॉन्श, सेफ हाउस के अंदर। लूमियन, जिसने सन स्टार हासिल कर लिया था और अभी उसका एक्सट्रैक्ट निकाल रहा था, अपनी सीट पर बैठ गया और मैडम मैजिशियन के जवाब का इंतजार करने लगा। उसके सामने डेस्क पर फायर सालामांडर ब्लड, मैग्मा पायरोक्सिन पाउडर और रेड क्राउन बॉल्सम पाउडर सलीके से रखे हुए थे। जैसे ही सनस्टार एक्सट्रैक्ट तैयार होने वाला था, हाथ की लंबाई जितनी डॉल जो सुनहरी गाउन में थी और जिसके चेहरे के फीचर्स अजीब पर सुंदर थे, खिड़की पर दिखाई दी। उसने खिड़की पर बिस्किट का एक लोहे का डिब्बा रखा और हवा को सूंघा। अगली बार जब तुम मुझे बुलाओ तो इसी एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करना, ठीक है? सामने वाले की रिक्वेस्ट इतनी अजीब थी कि लूमियन एक पल के लिए हैरान रह गया। उसका सीधा जवाब वही था जो वो दे सकता था। पल भर में वो कठपुतली मैसेंजर उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। लूमियन ने वो चमकदार सिल्वर बिस्किट डिब्बा खोला और उसके अंदर वो छोटा सा लाल दिल देखा जो खामोशी से जल रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तैयार बियर मग उठाया और उसमें पायरोमेनियाक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक डाल दी। उसके फौरन बाद लूमियन ने कप में 50 मिलीलीटर से ज्यादा फायर सालामांडर ब्लड डाल दिया। एक छन छन की आवाज के साथ वो लाल लिक्विड भाप बन गया और खून की एक धुंध में बदल गया जो उस दिल के चारों तरफ घूमने लगी। पायरोमेनियाक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक काफी नरम हो गई और उसकी सतह झील के पानी की तरह लहरें मारने लगी। पोषण फॉर्मूले के निर्देशों का पालन करते हुए लूमियन ने बियर मग में मैग्मा पायरोक्सिन पाउडर, रेड क्राउन बाल्सम पाउडर और सनस्टार एक्सट्रैक्ट डाल दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, दिल के चारों तरफ की खून की धुंध अचानक सिकुड़ गई, जिससे लाल बुलबुलों वाला एक पीला लिक्विड बन गया।
लूमियन की नजरों में ये पायरोमेनियाक पोशन था। इसे फौरन पीने के बजाय लूमियन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। प्रोवोकेशन अजय भावना का प्रतीक है। उसे पोषण पचाने के लिए किसी मदद की जरूरत नहीं थी। अपने सीने में धधकती आग के साथ उसने बियर मग उठाया और सारा लिक्विड गटक लिया। वो उसके मुंह से लेकर खाने की नली से होता हुआ पेट तक जलता हुआ गया और उसके दिल को झुलसा दिया। चैप्टर 242 पायरोमेनियाक। तुरंत लूमियन ने अपने अंदर एक धधकती आग महसूस की। वो झुलसाने वाला दर्द उसके शरीर और आत्मा को चीरता हुआ गया, जिसने उसे पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। ये एहसास उसके लिए नया नहीं था। चाहे वो आग उगलने वाले मॉन्स्टर का पीछा करते वक्त मिले गहरे घाव हों या वरदान मिलते समय कंट्रोल खोने की कगार पर होना, इन सब ने उसे पहले भी दहला दिया था। इसी पल उस तड़पाने वाली आग ने उसके दिल के सुलगते इरादों को बुझाने में नाकामयाब रही। उसने तकदीर को चुनौती दी। वो घटनाओं के सिलसिले को बदलने के लिए बेताब था, ताकि वो निराशा और वीरानी की इन दमनकारी लपटों को जलाकर राख कर सके। दर्द के आगे घुटने टेकने और जमीन पर गिरने के बजाय लूमियन सीधा खड़ा रहा। अपने दांत पीसते हुए और चेहरे को सिकोड़ते हुए उसने झुकने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे वो पीड़ा असहनीय हो गई और उसका शरीर झुकने लगा। फिर भी लूमियन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी पीठ सीधी की, ठीक वैसे ही जैसे उसने गियोम बेने, पाद्रे और टर्मी बोरोस का सामना किया था, जिन्होंने कॉर्डू पर तबाही मचाई थी। कदम दर कदम उसने अपना शरीर नीचे किया और फिर उसे उठाया। झुलसे हुए मांस की गंध उसकी नाक में भर गई और अनंत काल से गूंजती आवाजें उसके कानों में सुनाई देने लगी। एक जाना पहचाना असहनीय दर्द उसकी खोपड़ी में चुभा, जिससे उसके मुंह से अनचाही चीख निकल गई। उसकी त्वचा पर दरारें पड़ गईं और नीचे लावा जैसा पिघला हुआ लिक्विड बहने लगा। हताशा में लूमियन सहारा लेने के लिए अपने सामने रखी डेस्क पर झुक गया। जिस जगह को उसने छुआ वो तुरंत काली पड़ गई और जलकर राख हो गई, जिससे हवा में जलती हुई लकड़ी की गंध फैल गई। उसकी सहज चीख दब गई। उसका मुंह खुला रह गया, जिससे झुलसाने वाली गैस बाहर निकल रही थी। ग्रे अंबर परफ्यूम की शीशी खोलने के बजाय उसने अपने सीने के अंदर की उस आग पर भरोसा किया, ताकि वो बढ़ती पीड़ा और भीतर से उमड़ते धुंधले ख्यालों से लड़ सके। सेकंड बीतते गए। लूमियन ने दबे हुए दांतों के साथ महसूस किया कि उसके सीने के अंदर की लपटें बाहर की ओर उमड़ रही हैं और उसके पूरे अस्तित्व में मची तबाही के साथ मिल रही हैं। धीरे धीरे वो हर तरफ का दर्द कम हो गया और उसके उलझे हुए विचार साफ होने लगे। अपने हाथों का सहारा लेकर लूमियन ने खुद को ऊपर उठाया और कमरे में लगे आदमकद आईने की तरफ अपनी नजरें घुमाई। आईने में उसकी परछाई दिख रही थी। उसके सुनहरे बालों में काले रंग की एक झलक आ गई थी और उसके कपड़े चिथड़े बन चुके थे। उसके शरीर पर जलने के निशान थे, जो तेजी से सूखकर पपड़ी बन गए और फर्श पर गिर गए, जिससे उसकी साफ त्वचा दिखने लगी। साथ ही लूमियन ने अपनी नीली आंखों के अंदर दो लाल लपटें जलती हुई देखीं। होश संभालने और अपनी तेज धड़कनों को शांत करने की कोशिश के बाद ही वे लपटें धीरे धीरे गायब हुईं। अगले ही पल, अगली ही धड़कन में लूमियन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली में एक लाल लौ प्रकट हुई। वो हंटर्स पाथ के सीक्वेंस 7 पर सफलतापूर्वक पहुंच गया था और एक पायरोमेनियाक के रूप में उभरा था। उसकी हथेली से आग की लपटें उठीं, जो असली लाल रंग के साथ मिलकर लगातार दब रही थीं। 10 सेकंड से ज्यादा समय के बाद वो उग्र लाल रंग एक चमकदार सफेद रंग में बदल गया। उसका तापमान और उसमें मौजूद विस्फोटक शक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंच गई। मैं इस लाल लौ का इस्तेमाल सीधे कर सकता हूं, या इसे इकट्ठा करके और कुछ देर तक दबाकर एक और भी ज्यादा झुलसा देने वाली सफेद गर्म लौ छोड़ सकता हूं। लूमियन की हथेली उस झुलसाने वाली गर्मी से बेअसर लग रही थी जब उसने उस सफेद गर्म लौ को शांति से जलने दिया। अपनी हालत और हासिल किए गए रहस्यमय ज्ञान का पहले ही आकलन करने के बाद लूमियन ने एक पायरोमेनियाक को मिली महाशक्तियों की काफी अच्छी समझ बना ली थी। सबसे पहले एक पायरोमेनियाक की स्पिरिचुअलिटी में जबरदस्त सुधार हुआ था, जिससे लूमियन के स्पिरिट विजन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। अब वो केवल एक अव्यवस्थित नजारे तक सीमित नहीं था, अब उसके पास एक ज्यादा गोपनीय और तेज सक्रियण तरीका इस्तेमाल करने की क्षमता थी। इसके अलावा वो आखिरकार उन रंगों और शेड्स को देख सकता था जिनका उसकी बहन ने जिक्र किया था, और ईथर बॉडी के विभिन्न हिस्सों को पहचान सकता था। ये नई अंतर्दृष्टि एक हंटर के लिए अनमोल साबित हुई, जिससे लूमियन किसी विरोधी की शारीरिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकता था और उस पर ज्यादा सटीकता से निशाना साध सकता था। दूसरा, खतरे को भांपने की उसकी प्रवृत्ति में काफी सुधार हुआ था। वे दिन बीत चुके थे जब वो केवल धमाके के बिल्कुल करीब होने पर ही मुसीबत महसूस करता था। अपने आसपास के सावधानीपूर्वक निरीक्षण और जानकारी को समझने के माध्यम से लूमियन अब अपनी अंतर्दृष्टि को समय से पहले सक्रिय कर सकता था। नतीजतन वो पता लगा सकता था कि क्या उसका पीछा किया जा रहा है और अपनी एंटी ट्रैकिंग तकनीकों को ज्यादा असरदार और बिना किसी गलती के इस्तेमाल कर सकता था। तीसरा, आग पर उसके नियंत्रण ने उसे कुछ मुट्ठी भर नए स्पेल्स भी दिए थे।
फिलहाल लुमियन की प्राथमिक क्षमता उन लपटों को नियंत्रित करने की थी जो उसके अंदर से निकलती थीं या उसके अपने हाथों से पैदा की जाती थीं। हालांकि उसे अपने आसपास की लपटों और ज्वलनशील पदार्थों के प्रति एक जुड़ाव महसूस होता था, पर उन पर उसका प्रभाव अभी भी कुछ सीमित था। यह संभव था कि पायरोमेनियाक पोषण को पचाने या उच्च सीक्वेंस तक पहुंचने पर इसमें संबंधित बदलाव आए। इसके अलावा लुमियन उन लपटों का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ हथियार के रूप में कर सकता था जिन्हें उसने पैदा किया था। हालांकि एक बार जब लपटें उसके शरीर से बाहर निकल जाती थीं, तो वे तब तक उसके नियंत्रण में नहीं रहती थीं, जब तक कि उसने उनमें अपनी स्पिरिचुअलिटी का एक हिस्सा पहले से निवेश न किया हो। संक्षेप में, बीच रास्ते में एक फायरबॉल की दिशा बदलना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, जिसके लिए अतिरिक्त स्पिरिचुअलिटी खर्च करने की जरूरत थी। आग के नियंत्रण को 7 अलग-अलग पहलुओं में बांटा जा सकता था। पहला, कंप्रेशन था, एक फायरबॉल के रूप में धमाका। कंप्रेशन जितनी देर तक चलता, उतनी ही ज्यादा आग इकट्ठा होती, जिससे प्रहार और भी शक्तिशाली होता। दूसरा, लुमियन अपने शरीर पर आग की एक परत जला सकता था, जो उसे जमने के प्रभाव, जहरीली गैसों और हमले के अन्य रूपों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती थी। तीसरा, वो आग का इस्तेमाल करके विभिन्न अस्थायी हथियार बना सकता था, जो झुलसाने, काटने और छेदने वाले नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे। लपटों को चैनल करने में बिताए गए समय के आधार पर इस क्षमता को या तो गहरे लाल या चमकदार सफेद रंग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता था। चौथा, लुमियन ने देरी से होने वाले धमाकों की कला में महारत हासिल कर ली थी। अतिरिक्त स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल करके और स्ट्रक्चर में बदलाव करके वो एक फ्लेम बॉम्ब बना सकता था, जो टकराने के तुरंत बाद फटने के बजाय एक पूर्व निर्धारित समय पर फटेगा। पांचवा, उसके पास क्षेत्रव्यापी हमलों की शक्ति थी। लपटों को आगे फेंकने के बजाय उनकी पहुंच बढ़ाकर लुमियन उनके विस्फोट पर सटीक नियंत्रण सुनिश्चित कर सकता था, जिससे वे एक वांछित स्थान पर फटें या अलग अलग रूपों में प्रकट हों। छठा, लुमियन ने फायर इन्फ्यूजन की तकनीक को निखारा था। आमने सामने की लड़ाई और ताकत के जोरदार टकराव के माध्यम से वो उनके फटने से पहले धीरे धीरे विरोधी के शरीर में लपटें इंजेक्ट कर सकता था। अंत में, सातवें पहलू में अपने हथियार को आग के नुकसान से लैस करना शामिल था। लुमियन ने जिन आग आधारित स्पेल्स को हासिल किया था, वे इन विभिन्न पहलुओं में मददगार थे और कुछ ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करते थे जिनसे वो ऐसे प्रभाव पैदा कर सकता था जो वो साधारण तौर पर नहीं कर पाता। लुमियन के पास मौजूद स्पेल्स इस प्रकार थे: फायर रेवन, ब्लेजिंग स्पीयर, वॉल ऑफ फायर और जायंट फायरबॉल। इन सब में से फायर रेवन स्पेल सबसे ज्यादा जादुई था। इसकी मदद से लुमियन तेजी से अपने चारों ओर जलते हुए कौवों का एक झुंड इकट्ठा कर सकता था और हर पक्षी के रूप में अपनी स्पिरिचुअलिटी का एक छोटा हिस्सा प्रदान कर सकता था। इससे उसे उनके शरीर से अलग होने के बाद भी एक हद तक नियंत्रण मिलता था, जिससे वो पल भर में उनके उड़ान पथ को बदल सकता था और अपने इच्छित लक्ष्यों पर निशाना साध सकता था। इस स्पेल के बिना लुमियन को, जो हाल ही में पायरोमेनियाक बना था, इसी तरह का परिणाम हासिल करने के लिए अपनी वर्तमान स्पिरिचुअलिटी और ऊर्जा का कम से कम 3 गुना खर्च करना पड़ता। इसके अलावा फायर रेवंस कहीं ज्यादा अनाड़ी और सख्त स्वभाव के होते। दूसरी ओर, ब्लेजिंग स्पीयर में सफेद लपटों को तेजी से इकट्ठा करना शामिल था, हालांकि वे केवल एक भाले का आकार ही बनाए रख सकते थे। स्पिरिचुअलिटी से भरे होने के कारण वे लुमियन द्वारा बनाए गए फायरबॉल को मोटे तौर पर निर्देशित कर सकते थे। जमीन को एक जरिए के रूप में इस्तेमाल करके और अपने खुद के सार से ऊर्जा खींचकर वॉल ऑफ फायर ने जलते हुए सांपों की एक जोड़ी पैदा की, जो दुश्मन की तरफ रेंगते हुए उनके चारों ओर एक झुलसाने वाली दीवार खड़ी कर देते थे। जायंट फायरबॉल के लिए 10 से 20 सेकंड के समय की जरूरत थी, जो एक विनाशकारी विस्फोट में कई लाल फायरबॉल्स को इकट्ठा करने जैसा था। हालांकि पायरोमेनियाक की लपटें उसके शारीरिक रूप से निकलती थीं और मुख्य रूप से शरीर को नुकसान पहुंचाती थीं, पर वे एक स्पिरिट बॉडी को जलाने में भी सक्षम थीं। लुमियन अब आत्मा जैसी प्रकृति वाले जीवों के खिलाफ असहाय नहीं था, हालांकि वो अभी भी बाहरी सहायता पर निर्भर था। इसके अलावा पोषण के बदलावों ने उसके शरीर को आग के प्रति एक अद्भुत प्रतिरोधक क्षमता दी थी। यहाँ तक कि अगर उसे जानवरों की चर्बी में भिगोया जाता और आधा दिन तक मशाल की लपटों के सामने रखा जाता, तो उसे होने वाला नुकसान मामूली होता। फिर भी एक फायरबॉल के विस्फोट की जबरदस्त ताकत उसे पारंपरिक तरीके से नुकसान पहुंचा सकती थी। लुमियन का मानना था कि जैसे जैसे वो उच्च सीक्वेंसेस तक पहुंचेगा, उसका शरीर शायद खुद आग के साथ मिल जाएगा। अपने दाहिने हाथ के एक मामूली इशारे के साथ वह चमकदार सफेद लौ हवा में गायब हो गई। फिर एक मजबूत पकड़ के साथ उसने गहरी लाल लपटों से बनी एक लंबी तलवार बुलाई, जिसे उसने पतली हवा से प्रकट किया। लुमियन ने उस आग की तलवार को कुछ बार घुमाया, पर उसके चेहरे पर निराशा साफ थी। उसने खुद से धीरे से बुदबुदाया, इसमें दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, लेकिन ये रोक नहीं सकती या बचाव नहीं कर सकती। उस जलती हुई तलवार का कोई ठोस रूप नहीं था। लुमियन ने अंदाजा लगाया कि ऐसे हथियार को ठोस बनाने के लिए उसे एक उच्च सीक्वेंस तक पहुंचना होगा। उसने जलती हुई लंबी तलवार को हटा दिया और हेडसी का खंजर निकाला।
जैसे ही उसकी उंगलियों ने खंजर की सतह को छुआ, एक उग्र लौ ने ब्लेड को घेर लिया। लुमियन ने मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत की और खंजर से कुछ वार किए। उसने हवा में लाल चिंगारियों को तेजी से बिखरते हुए देखा, जिससे एक अलौकिक नजारा बन गया। ये रोक भी सकता है और आग का नुकसान भी पहुंचा सकता है। भले ही इस रूप में इसमें झुलसाने वाला तापमान कम हो, पर यह बहुत उपयोगी है। वर्तमान समस्या इस बात में है कि साधारण हथियार ज्यादा देर तक आग की लपटों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लुमियन ने मन ही मन सोचा और सहमति में सिर हिलाया। एक पायरोमेनियक के रूप में अपनी बियॉन्डर शक्तियों की पुष्टि करने के बाद उसने तेजी से अपनी डेस्क व्यवस्थित की और एक लिनन शर्ट, एक ब्राउन जैकेट और डार्क ट्राउजर्स पहन लिए। लुमियन ने आईने में अपनी परछाई पर एक आखिरी नजर डाली। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट तैर गई। उसने अपने सिर पर गहरी नीली टोपी रखी, अपने पैर घुमाए और इरादे के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके पीछे खामोशी से गहरी लाल लपटें फूट पड़ी, जो एक पल के लिए आंखों को चौंधिया देने वाला नजारा था। डॉट 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 एवेन्यू डू मार्श पर उस खाकी रंग की 4 मंजिला इमारत के बाहर, जहां संसद सदस्य का ऑफिस था, लुमियन ने एक बार फिर खुद को सामने वाली गली में बेसहारा लोगों के बीच बैठा पाया, जहां वो उस लक्षित इमारत में आने जाने वाले लोगों के निरंतर प्रवाह को शांति से देख रहा था। गुडविल केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद अनगिनत मजदूरों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। पूरे ट्रायर शहर में न्यूज रिपोर्टर्स की भीड़ उमड़ पड़ी थी। नतीजतन ह्यूग्स आर्टवा का ऑफिस गैस से चलने वाली दीवार वाली रोशनी से जगमगा रहा था और उसका स्टाफ अथक रूप से विभिन्न इरादों के साथ आने वाले आगंतुकों की देखरेख कर रहा था। संसद सदस्य अभी तक घर नहीं लौटा था और उसका काफिला स्वाभाविक रूप से उस खाकी रंग की इमारत के अंदर ही रहा। हर कमरा रोशनी से भरा हुआ लग रहा था और गतिविधियों से गूंज रहा था। सड़क की दीवार के सहारे टिके हुए लुमियन ने संसद सदस्य के ऑफिस में लोगों का आना जाना देखा। उसका दिमाग गहन विचारों से मंथन कर रहा था। वो एक आग लगाने के लिए तड़प रहा था। वो उस नीच बदमाश को भस्म करने के लिए तड़प रहा था, जो बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेदार था। वो उन भयानक परिणामों से पूरी तरह वाकिफ था जो उसका इंतजार कर रहे थे। एक पायरोमेनियाक के रूप में वो समझ गया था कि वो अकेले अभी इतना मजबूत नहीं था कि ह्यूग्स आर्टवास को घेरने वाले उस दुष्ट देवता के धन्य लोगों का मुकाबला कर सके। फिर भी वो बस कार्रवाई करना चाहता था। वो इस भावना को नहीं छोड़ पा रहा था कि चाहे आग कितनी भी भीषण क्यों न हो, ये सब एक छोटी सी चिंगारी से ही शुरू होती। चैप्टर 243 विजिट। लुमियन के गुस्से का मतलब ये नहीं था कि वो अपना आपा खो देगा, कि बस भेष बदल कर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस में घुस जाए, उस आदमी को ढूंढे जिसने लापरवाही से थूकने की हिम्मत की थी और उसे वहीं जलाकर राख कर दे। ये कोई बेवकूफ़ी भरी स्कीम नहीं थी, लेकिन पर्याप्त इन्फॉर्मेशन के बिना ऐसा रिस्क लेना आसानी से सुसाइड में बदल सकता था। सबसे पहले लुमियन को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस में मौजूद हेरेटिक्स की संख्या या उनकी ताकत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि ब्यूरो 8 या 2 चर्चों ने ह्यूग्स आर्टोइस के लिए कितने प्रोटेक्टर असाइन किए थे, न ही वो उनकी एबिलिटीज जानता था। इसके अलावा उसके पास टारगेट के ठिकाने या सिचुएशन के बारे में सटीक डिटेल्स नहीं थी। अगर वो ऑफिस में घुसपैठ करने में कामयाब हो भी जाता तो टारगेट को ढूंढना कोई आसान काम नहीं होता। आखिर में उसने अभी तक अंदर घुसने का कोई प्लान नहीं बनाया था और इससे भी जरूरी सेफ रिट्रीट का कोई प्लान नहीं था। फिर भी लुमियन इस बात से इनकार नहीं कर सका कि गुडविल केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट से मची अफरा तफरी ने उसकी इन्फिल्ट्रेशन के लिए एक बेहतरीन मौका दिया था। फिलहाल के लिए उसकी टेम्पररी स्ट्रेटेजी एक पेशेंट हंटर बनने की थी। वो खामोशी से टारगेट का पीछा करेगा, उसकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करेगा और स्ट्राइक करने के लिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करेगा। ह्यूग्स आर्टोइस के कैंपेन में टारगेट के स्टेटस के आधार पर लुमियन ने अंदाजा लगाया कि वो आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। उसके पास निश्चित रूप से गॉडलाइक एबिलिटीज नहीं थी। अगर वो एक मिड सीक्वेंस बियॉन्डर भी होता तो वो शायद सीक्वेंस 7 से ऊपर नहीं होता। लुमियन को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी कि अगर उसका जजमेंट गलत निकला और टारगेट सीक्वेंस 6 या सीक्वेंस 5 निकला। असल में उसे यकीन था कि मिस्टर के को हेरेटिक्स का शिकार करना काफी दिलचस्प लगेगा। फ्यू। लुमियन ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी नजरें रोशनी से जगमगाती खाकी रंग की 4 मंजिला बिल्डिंग पर टिकी थीं। वो अपने आने वाले ऑपरेशन के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन जुटाता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने मिडिल एज्ड स्कैवेंजर्स को लिनन बैग ले जाते हुए देखा, जो बिल्डिंग के पास लगे कचरे के ढेर को छान रहे थे। इस नज़ारे ने लुमियन को एक आह भरने पर मजबूर कर दिया, जिससे उसके दिल में दृढ़ संकल्प की आग और भड़क गई। ट्रायर में लोग सिर्फ इसके खातिर कचरा नहीं बीन सकते थे। हर स्कैवेंजर का एक एम्प्लॉयर होता था, चाहे वे फुल टाइम काम करें या पार्ट टाइम। उन्हें स्पेसिफिक स्कैवेंजिंग एरिया असाइन किए गए थे और उन्हें सीमा पार करने की इजाजत नहीं थी। नियमों के उल्लंघन से अक्सर टकराव और हिंसक मुठभेड़ होती थी।
नतीजतन रूहर और मिशेल दिल से चाहते थे कि ह्यूग्स आर्टोइस हर दिन दावतें होस्ट करें, बजाय उन एरियाज में भटकने के जहां पहले से ही दावतें हो रही थीं, क्योंकि वे जगहें दूसरे स्कैवेंजर्स की थीं। फुल टाइम और पार्ट टाइम स्कैवेंजर्स के बीच का अंतर उनकी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में था। फुल टाइमर्स को उनके एम्प्लॉयर्स से मंथली सैलरी मिलती थी और वे जो भी कचरा इकट्ठा करते थे उसके मालिक एम्प्लॉयर्स होते थे। कभी कभी अगर उन्हें कीमती या यूजफुल आइटम्स मिल जाते तो वे तय करते थे कि उन्हें सरेंडर करना है या पर्सनल यूज के लिए रखना है। रूहर और मिशेल जैसे पार्ट टाइमर्स की कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं थी। वे सुबह और शाम को कचरा बीनते थे और जो कुछ भी उन्हें मिलता था उसे एक डेजिग्नेटेड वेस्ट डिस्पोजल साइट पर पहुंचा देते थे, जो आमतौर पर उनके एम्प्लॉयर्स की होती थी। इन हालातों ने सड़क के भिखारियों को खाने और कपड़ों के लिए कचरा बीनने तक सीमित कर दिया था और अपनी खोज को पैसों के बदले एक्सचेंज करने का उनके पास बहुत कम मौका था। लुमियन ने रात 9 बजे तक पेशेंस के साथ इंतजार किया, जब तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस में आने वाले मेहमानों की संख्या धीरे धीरे कम नहीं हो गई। लोग सिगरेट पीने या थोड़े आराम के लिए बालकनी पर निकल आए और तभी उसकी आंखें फैल गईं जब उसने एक फिगर को देखा। एक सेकंड फ्लोर के कमरे की बालकनी पर वो खड़ा था, दुबला पतला पीला आदमी जिसके घुंघराले गहरे पीले बाल और तीखी भूरी आंखें थीं। उसने ब्लू शर्ट, ब्लैक वेस्ट और एक सोम्बर सूट पहना था, साथ में बोटाई भी थी। उसने एक सिगरेट पकड़ी हुई थी, धुएं के बादल में लिपटा हुआ, कभी कभी कश ले रहा था। लुमियन ने उसे पहले फ्रेंका की मैजिक मिरर डिविनेशन में देखा था। वो थूकने वाला आदमी ही था। खा खा खा। खांसी के एक हिंसक दौरे ने उस कमजोर नौजवान को हिलाकर रख दिया, जैसे कि वो अपने फेफड़ों को अपने शरीर से बाहर निकालना चाहता हो। आखिरकार उसने कुछ खरखराहट के बाद गाढ़े कफ का एक और गोला निकाला। रुमाल निकालकर उसने चिपचिपा कफ उसमें थूका, उसे लपेटा और अपनी जेब में रख लिया। उसने उसे लापरवाही से नहीं फेंका। लुमियन की आंखें सिकुड़ गईं। वो जानता है कि उसका कफ मिस्टिसिज्म के परिणाम स्वरूप बीमारियां फैला सकता है। जैसे ही और लोग अपने अपने कमरों की बालकनियों पर जमा हुए, लुमियन ने तुरंत परिचित चेहरों को पहचान लिया। मार्केट डिस्ट्रिक्ट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ह्यूग्स आर्टोइस ने टॉप फ्लोर का कमरा लिया हुआ था, जिसमें सबसे बड़ी बालकनी थी। लाल बालों वाली महिला उसी फ्लोर पर उसके ठीक बगल वाले कमरे में रहती थी। सेकंड फ्लोर पर थूकने वाले आदमी से कॉरिडोर के अपोजिट एंड पर 30 की उम्र का एक आदमी था, जिसने गोल्ड रिम चश्मा पहना था, जिसके हाथ में हमेशा एक डॉक्यूमेंट रहता था। हर थोड़ी देर में वो बालकनी में सिगरेट पीने और नज़ारे का आनंद लेने के लिए आता था, जो गुडविल केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट के परिणामों के प्रति बेपरवाह लग रहा था। थर्ड फ्लोर पर एक लंबा मस्कुलर मिडिल एज्ड आदमी था, जो सेंट्रल ऑफिस में रहता था। सीधे ह्यूग्स आर्टोइस के नीचे फोर्थ फ्लोर पर व्हाइट शर्ट और डार्क ब्लू कोट में एक सोफिस्टिकेटेड यंग महिला थी। वो बिल्डिंग के उसी साइड पर थी जहां गोल्ड रिम चश्मे वाला आदमी था, जानबूझकर थूकने वाले आदमी के करीब जाने से बच रही थी। लुमियन ने करीब से ऑब्जर्व किया और अंदाजा लगाया कि थूकने वाले आदमी के बगल वाले कमरे एक कलेक्टिव ऑफिस का हिस्सा थे, जहां शायद कई एम्प्लॉयज रहते थे। इसका मतलब ये था कि उनके पास कोई सिग्निफिकेंट स्टेटस होने या बियॉन्डर पावर्स होने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल थी। तो दूसरे हेरेटिक्स ने जानबूझकर लगातार खांसने और थूकने वाले आदमी से दूरी बना ली थी। उनका मानना है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ऑफिस हैवीली गार्डेड है और उस इंडिविजुअल के पास बियॉन्डर पावर्स हैं। ये बहुत कम संभावना है कि उस पर हमला किया जाए। सच भी है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस पर हमला होता तो टारगेट निश्चित रूप से ह्यूग्स आर्टोइस होता, ना कि उसका कोई सबॉर्डिनेट। केवल तभी ये रिस्क लेने लायक होता। लुमियन ने एक पल के लिए इस रियलाइजेशन पर गंभीरता से विचार किया और अचानक उसे एक अवसर उभरता हुआ महसूस हुआ। दुविधा अब इसमें थी कि लुमियन बिना किसी की नजर में आए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस में कैसे घुस सकता है, खासकर उसके सुनहरे बालों को देखते हुए जिनमें थोड़ा काला रंग भी था। आखिर उसके पास फ्रेंका की मदद नहीं थी। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद लुमियन ने एक प्लान बनाया। वो ऑफिस के आसपास से चला गया और रूए डेज ब्लाउज ब्लांश स्थित सेफ हाउस में वापस आ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक वेदी सेट की और ग्रेट एग्जिस्टेंस से उसकी प्रोटेक्शन मांगते हुए प्रार्थना की। लुमियन का दृढ़ विश्वास था कि चूंकि एक एंजल का आलिंगन उसे किसी भी देवता की जासूसी भरी नजरों से बचाएगा, इसलिए यह निश्चित रूप से सफिशिएंट एंटी डिविनेशन इफेक्ट सुनिश्चित करेगा। जैसा कि पहले हुआ था, उसने खुद को एंजल की रेडिएंट ब्रिलियंस और डिवाइन मेजेस्टी में डूबा हुआ पाया। अवर्णनीय भावनाओं से अभिभूत होकर उसने चमकदार पंखों के झरनों को खुद को घेरे हुए देखा। एक बार जब उसने ये रिचुअल पूरा कर लिया तो लुमियन ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। उसके सुनहरे और काले बाल लपटों में बदल गए, सूखे घास की तरह नीचे गिरते गए, जब तक कि बालों की कुछ जड़ें ही नहीं बची। अपनी भरोसेमंद डार्क ब्लू कैप पहनकर उसने मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस के पीछे अपने फीचर्स को छुपा लिया। अपने बदले हुए अपीयरेंस के साथ लुमियन ने रूए डेस ब्लाउज ब्लांच को छोड़ दिया और एवेन्यू दू मार्ची की ओर बढ़ा, जो ले मार्चे दू क्वार्टियर दू जेंटलमैन के पास था।
वहां उसे एक कपड़ों की दुकान मिली जो सस्ते कपड़ों में स्पेशलाइज नहीं करती थी। दुकान के 2 असिस्टेंट्स, एक पुरुष और एक महिला, एक आवारा जैसे दिखने वाले व्यक्ति को अंदर आते देखकर दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करें। घबराई हुई आवाज में लुमियन ने समझाया, मुझे एक परवर्टेड चोर मिला जिसने मेरे कपड़े और ट्राउजर चुरा लिए। मेरे पास के एक भिखारी से ये सेट खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महिला शॉप असिस्टेंट ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की। उन्होंने पहले भी अनगिनत बार ऐसी सिचुएशंस देखी थीं। वे अच्छी तरह जानते थे कि जो लोग ऐसे बहाने बनाते थे वे अक्सर कुछ महिलाओं के साथ अफेयर्स में शामिल होते थे और पतियों के लौटने पर अधनंगी हालत में अपने वॉलेट के साथ भाग जाते थे, सिर्फ एक भिखारी के कपड़ों में शरण लेने के लिए। जब कोई कॉन्फिडेंस के साथ दावा करता था कि उनकी मुसीबत एक अफेयर की वजह से हुई है, तो इसका आमतौर पर मतलब होता था कि उनका सामना सचमुच एक ट्विस्टेड चोर से हुआ है। अंत में लुमियन ने एक सूट लिया जो डिसेंट लग रहा था, लेकिन वास्तव में काफी ऑर्डिनरी था। इसमें एक शर्ट, कोट, बो टाई और एक डार्क केन शामिल थी। इसके अलावा उसने एक ब्राउन विग और एक मैचिंग फेक दाढ़ी चुनी। कुल कीमत 78 वर्ल्ड डी और आई। अपने ट्रैक को सावधानी से कवर करने और रुए डेज ब्लाउज ब्लांच के सेफ हाउस में लौटने के बाद लुमियन ने अपना भेष उतार दिया और एक बार फिर मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस पहन लिए। अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करते हुए उसने अपना मनचाहा इफेक्ट पाने के लिए स्किलफुली मेकअप लगाया। उसका मकसद खुद को एक ओल्डर वर्जन में बदलना था। जैसे ही उसने आईने में देखा, लुमियन धीरे धीरे एक मिडिल एज्ड आदमी की तरह दिखने लगा, जिसके मुंह और ठुड्डी पर नकली भूरी दाढ़ी लगी हुई थी। इस तरह लुमियन ने गुडविल केमिकल फैक्ट्री के मालिक बोनो गुडविल की पहचान अपना ली। हालांकि समानता केवल 40 से 50% के आसपास थी। बोनो गुडविल को जानने वाला कोई भी व्यक्ति सहज रूप से लुमियन को वह आदमी समझने की गलती कर देगा, बशर्ते वे उसे गौर से न देखें या बारीकी से अंतर न करें। इस भेष में लुमियन ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस में घुसपैठ करने का इरादा किया। अपने मिशन पर निकलने से पहले वो अंडरग्राउंड गया और भिखारी के कपड़ों को खदान के अंदर एक गुफा में छिपा दिया। अंडरग्राउंड ट्रायर से बाहर निकलकर लुमियन हाथ में केन लिए खाकी रंग की 4 मंजिला बिल्डिंग की ओर तेजी से बढ़ा जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ऑफिस था। एक पल के लिए ऑब्जर्व करने और ये सुनिश्चित करने के बाद कि हर कमरे में फिगर्स रिलेटिवली अनचेंज्ड थे, उसने अपना सिर झुकाया, आंशिक रूप से अपना चेहरा छिपाया और एंट्रेंस की ओर बढ़ा। आप किसे ढूंढ रहे हैं? डार्क ब्लू यूनिफॉर्म पहने एक हथियारबंद गार्ड ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा। लुमियन ने अपना सिर उठाया, अपना हाथ वापस खींचा और अपनी आवाज में एंजाइटी के साथ जवाब दिया, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ढूंढ रहा हूँ। गार्डों में से एक ने स्ट्रीट लैंप की रोशनी में विजिटर के चेहरे की एक साफ झलक देखी और अनैच्छिक रूप से चिल्लाया, मोंसियर गुडविल, आपको यहाँ फिर से क्या चीज ले आई है? अचानक उसने अपनी बात रोक दी, ये महसूस करते हुए कि ये जेंटलमैन जिसने हाल ही में अपनी फैक्ट्री में एक विनाशकारी विस्फोट का सामना किया था, उसके पास आज रात सुलझाने के लिए बहुत सारे इश्यूज और चिंताएं थी जिनके लिए असिस्टेंस की जरूरत थी। दोनों गार्ड्स ने आगे कोई पूछताछ नहीं की और एक तरफ हट गए, जिससे लुमियन को रास्ता मिल गया। देर रात होने के बावजूद ग्राउंड फ्लोर पर लॉबी में काफी हलचल थी। रिपोर्टर्स, ऑफिशियल्स, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स, रिपोर्ट करने वाले हॉस्पिटल स्टाफ और उन्हें रिसीव करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न कर्मी जगह भरे हुए थे। लुमियन ने इनकंस्पिक्यूअस बने रहने की अपनी इच्छा बरकरार रखी। सिर झुकाए हुए, आंशिक रूप से अपना चेहरा छिपाते हुए वो सीधे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। उसी टैक्टिक का इस्तेमाल करते हुए वो 2 हथियारबंद गार्डों के पास से गुजरा और सेकंड फ्लोर पर चढ़ गया। अपना ओरिएंटेशन करते हुए लुमियन पास के कमरे से निकले 2 एम्प्लॉयज को बाईपास कर गया और अस्वस्थ नौजवान के ऑफिस के सामने पहुंच गया। सिंदूरी दरवाजे पर एल्यूमिनियम व्हाइट नेम प्लेट लगी थी जिस पर कुछ सुनहरे इंटिशन शब्द लिखे थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी टाइबाल्ट जैक्स। टाइबाल्ट? लुमियन मुस्कुराया, अपने ग्लव्स पहने और दरवाजे पर धीरे से थपथपाया। चैप्टर 244, रेड एंड ब्लैक। खट खट खट। ऑफिस एक अर्जेंट दस्तक से गूंज उठा। एक कमजोर और बेपरवाह आवाज हवा में तैरती हुई आई, अंदर आ जाइए प्लीज। लुमियन ने डोरनॉब घुमाया और चटक सिंदूरी दरवाजा खोल दिया। उसके सामने एक दुबला पतला कमजोर नौजवान खड़ा था। ब्लू शर्ट, ब्लैक वेस्टकोट और सोम्बर सूट पहने हुए वो बड़े से डेस्क के पास खड़ा था। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। जैसे ही टाइबाल्ट जैक्स ने विजिटर को बोनो गुडविल के रूप में पहचाना, असिस्टेंट सेक्रेटरी के मुंह से एक हंसी निकल गई। घबराइए मत, सड़ना एक अनिवार्य नियति है। यह इंसानों और ऑर्गेनाइजेशन को समान रूप से प्रभावित करता है। एक बार सड़न शुरू हो जाए तो हर तरह की मुसीबतें खड़ी होंगी। इससे पहले कि टाइबाल्ट अपनी बात पूरी कर पाता, उसने लुमियन को करीब आते देखा। गार्ड को चौकन्ना देख वो अचानक बोल पड़ा, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? बाम।
लुमियन ने एक पंच मारा जिसके साथ एक दहकती हुई क्रिम्सन फ्लेम निकली। उसके इस एक्शन ने टाइबॉल्ट के शब्दों को काट दिया, जिससे वो हमले को रोकने के लिए अपनी कलाई उठाने पर मजबूर हो गया। आग की लपटें फड़फड़ाईं, टाइबॉल्ट की आस्तीन को जलाती हुईं। साथ ही एक ताना मारने वाली आवाज उसके कानों में पड़ी। इतने कमजोर? मूल रूप से लुमियन का प्लान अपनी मुट्ठी को आग की लपटों में छिपाने का था, जिससे आसपास के एम्प्लॉयज को अलर्ट किए बिना अपने दुश्मन पर सरप्राइज अटैक किया जा सके। उसके बाद होने वाली अफरा तफरी में उसका लक्ष्य फॉलन मरकरी का इस्तेमाल करके उसे घायल करना था। फिर इससे पहले कि उसका दुश्मन संभल पाता, लुमियन जबरदस्ती उसके पास से निकल जाता और बालकनी के रास्ते उस खाकी रंग की बिल्डिंग से बाहर निकल जाता जहां पार्लियामेंट मेंबर का ऑफिस था। इस पूरे प्रयास के दौरान वो अपने दुश्मन को रोकने के लिए फायरबॉल, फायर रेवेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करता। भले ही उसे चोटें आती, उसे पास की गली में भागना था और ह्यूग्स आर्टॉयज के सिक्योरिटी पर्सनल, लाल बालों वाली महिला और अन्य कैंपेन मेंबर्स के रिएक्ट करने से पहले अंडरग्राउंड ट्रायर में गायब होना था। आखिर में उसके द्वारा बनाई गई आग की कवच में पैथोजेंस को भस्म करने की शक्ति थी। लिमिटेड कॉन्टैक्ट के साथ बीमारी होने की संभावना कम थी, और अगर कुछ अंदर घुस भी जाता तो लुमियन के लिए सिम्टम्स इतने हल्के होते कि वो सुबह 6 बजे तक बर्दाश्त कर सके। अगर सिचुएशन बदतर होती तो वो फ्रेंका से हीलिंग एजेंट का आधा कैनिस्टर उधार ले सकता था। यहाँ तक कि रूहर जैसा बुजुर्ग स्कैवेंजर भी गाढ़े कफ के संपर्क में आने के केवल 1 या 2 घंटे बाद ही बीमारी का शिकार हो गया था। लुमियन का मानना था कि उसके लिए ये और भी कम समस्या होगी। बेशक शर्त ये थी कि वो गाढ़ा कफ टाइबॉल्ट के सबसे असरदार तरीकों में से एक था। वो 1 या 2 मिनट के भीतर लक्षण पैदा करने वाली अत्यधिक खतरनाक बीमारी पैदा नहीं कर सकता था। फिर भी लुमियन के पास अपनी ढाल के लिए आग की लपटें थीं। फिर भी अब एक तेज एक्सचेंज के बाद लुमियन को एहसास हुआ कि टाइबॉल्ट जैक्स जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा कमजोर था। इस खुलासे ने तुरंत लुमियन के काम करने के तरीके को बदल दिया। खामोशी से उसका रूप क्रिम्सन फ्लेम के लबादों में घिर गया। आग की लपटें लिक्विड की तरह हिल रही थीं, जो उसकी स्किन, बालों, कपड़ों और टोपी को सहजता से ढक रही थीं। वे वहां लगातार टिमटिमाती और बहती हुई लटकी रहीं। लुमियन के वजूद से क्रिम्सन फ्लेम्स निकलती रहीं, जो उस नरक में विलीन हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे लुमियन ने खुद को क्रिम्सन चोगे में लपेट लिया हो। उस घूमती हुई आग के बीच उसका बदला हुआ चेहरा और नीली आंखें, जिनमें से हर एक में दहकती आग थी, नजर आईं। एक झटके के साथ उसने डार्क केन को फेंक दिया और टाइबॉल्ट की ओर आग से लिपटी मुट्ठी से हमला किया। केन का हैंडल चमकता रहा, जिससे फिंगरप्रिंट्स, पसीने या हाथों के निशान के किसी भी निशान मिट गए। बैंग, बैंग, बैंग। टाइबॉल्ट 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया, जैसे कि वो आग के तूफान से लड़ रहा हो। उसकी आंखें लाल तीव्रता के साथ जल रही थीं। उसने खरखराहट की और लुमियन पर गाढ़ा कफ थूका। वो चिपचिपा पीला हरा कफ आग के लबादों से टकराया और तुरंत जल गया, जिससे एक सिजलिंग आवाज निकली। बाम, बाम, बाम। लुमियन के हाथ क्रिम्सन फ्लेम्स में घिरे हुए बार बार चले, टाइबॉल्ट को ऑफिस के एक कोने में दबा दिया। उसकी पीठ दीवार से सटी थी, भागने या पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो बस अपने हाथों से बचाव ही कर सकता था। डिजीज के स्पुटम को बेकार साबित होते देखकर और आग के प्रभाव में आसपास की हवा गर्म होने से उसकी स्किन जलने लगी, टाइबॉल्ट का दिल बैठ गया और वो मदद के लिए चिल्लाने ही वाला था। हालांकि जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, लुमियन की दहकती मुट्ठी उसकी बांह से टकराई, जिससे वो कांप उठा। उसके शब्द उसके गले में ही फंस गए। टाइबॉल्ट ने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसके दुश्मन ने बार बार उसकी प्रार्थनाओं को बीच में ही काट दिया। उसके दुश्मन की गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? तुम जैसे कमजोर नौसिखिए ने इतनी लापरवाही से थूकने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हारे देवता ने तुम्हें शालीनता से व्यवहार करना नहीं सिखाया? मैं तुम्हारे मुंह में थूकने के लिए 100 आवारा लोगों को बुलाऊंगा। मजाक ने टाइबॉल्ट की आंखों में आग लगा दी और वो एक पल के लिए सहायता मांगना भूल गया। वो केवल दूसरी पार्टी को तड़पते और मरते हुए देखना चाहता था। उसकी खुली स्किन पर पारभासी फफोले उभर आए, जो एक बीमार पीले काले लिक्विड से भरे हुए थे। बैंग, बैंग, बैंग। लुमियन की दहकती मुट्ठी ने टाइबॉल्ट की आस्तीन को जला दिया, जिससे अंदर का फफोला फट गया। फिर भी वो घृणित पीला काला लिक्विड उसके मांस को छूने में विफल रहा। ग्लव्स द्वारा रोके जाने से पहले ही आग की लपटों ने उसे झुलसा दिया था। ग्लव्स की सतह पर मौजूद पैथोजेंस क्रिम्सन फ्लेम्स के प्रभाव में तेजी से खत्म हो गए। उस निरंतर लेकिन नॉन लीथल प्रहारों के बीच, उस गर्म वातावरण के भीतर सभी फफोले अपने आप फट गए। वो हल्का पीला काला लिक्विड सिजल हुआ और इवेपोरेट हो गया, जिससे टाइबॉल्ट के चारों ओर एक लगभग अदृश्य धुंध बन गई।
हालांकि वो धुंध या तो आग की लपटों में समा गई या बढ़ते तापमान से पिघल गई। वो आग के लबादे को तोड़कर लुमियन के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। उस पल में कई बार पिटने के बाद टाइबॉल्ट प्रोवोकेशन से होश में आया। उसने अपना मुंह खोला और मदद के लिए चिल्लाया। हाई टेम्परेचर गैस और खत्म होती आग की लपटें टाइबॉल्ट के मुंह में घुस गईं जैसे ही लुमियन की मुट्ठी कनेक्ट हुई। गर्मी ने उसके एक्सप्रेशन को बिगाड़ दिया, जिससे वो चिल्लाने में असमर्थ हो गया। शानदार महसूस कर रहे हो, है ना? मजा आ रहा है? जब तुमने बिना किसी परवाह के थूका था, तो क्या तुमने कभी सोचा था कि ये तुम्हारी अपनी मौत का कारण बनेगा? तुम्हारी जान लेना एक मुर्गी को हलाल करने से अलग नहीं है। लुमियन ने अपनी नजरें टाइबॉल्ट की आंखों पर टिका दी और धीरे धीरे निराशा, डर और दया की भीख उभरते हुए देखी। वो नहीं रुका। क्रिम्सन फ्लेम्स में दहकती मुट्ठियों के साथ उसने हमलों का एक और निरंतर सिलसिला शुरू कर दिया। उसका टाइबॉल्ट की बचाव की कमजोर कोशिशों से बचने का कोई इरादा नहीं था। हर प्रहार अपने निशाने पर लगा। एक दबी हुई आवाज के साथ लुमियन अचानक रुक गया और उसने अपने हाथ वापस खींच लिए। टाइबॉल्ट दीवार के सहारे बेजान पड़ा रहा, उसकी आंखें खाली थीं। लुमियन के रूप को घेरे हुए आग की लपटें एक घटती हुई नदी की तरह खत्म हो गईं और उसके कदमों में क्रिम्सन का एक निशान छोड़ गईं। टाइबॉल्ट पर दूसरी नजर डाले बिना लुमियन अपनी केन उठाने के लिए झुका। उसने मिस्टर के की उंगली ली और उसे टाइबॉल्ट के बगल वाली दीवार पर दबा दिया। ऐसा करने के बाद लुमियन ने अपनी हाफ टॉप हैट हटाई और उसे अपने सीने पर रखा, टाइबॉल्ट के सामने झुकते हुए। फिर वो अपने बेजान शिकार के पास से गुजरा और बालकनी पर चला गया। परछाइयों में छिपे हुए उसने दीवार को दबाया और सहजता से खाकी रंग की बिल्डिंग की साइड में कूद गया। तभी ऊपर रहने वालों को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। कई लोग बाहर निकल आए, बाहर की दुनिया में झांकने लगे। लुमियन का फिगर पहले ही अंधेरी गली की गहराई में गायब हो चुका था। साथ ही टाइबॉल्ट के अकड़े हुए शरीर से एक दबी हुई आवाज निकली। बूम! एक पल में वो अंदर से फट गया। क्रिम्सन फ्लेम्स ने हर दिशा में मांस और इंटरनल ऑर्गन्स को बिखेर दिया। फायर इन्फ्यूजन। पायरोमैनिएक का फायर इन्फ्यूजन। लुमियन के जाने से पहले टाइबॉल्ट मौत की कगार पर था। उसके ऑर्गन्स और दिमाग को इंजेक्टेड फ्लेम्स ने खा लिया था। इसके बाद मुख्य रूप से उसकी स्पिरिट बॉडी का विनाश हुआ। आखिरी मोमेंट में लुमियन का मन बदलने के 3 कारण थे, जिसकी वजह से उसने टाइबॉल्ट को खत्म करने के सबसे तेज और सरल तरीके को छोड़ दिया। सबसे पहले, मोनसोरस घोस्ट का इस्तेमाल संभावित रूप से टाइबॉल्ट की फैमिली को प्रभावित कर सकता था। यदि संभव हो तो ऐसे उपायों से बचना बेहतर था, बावजूद इसके कि इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी थी कि वे पहले ही एक दुष्ट देवता के प्रभाव में आ चुके थे। दूसरा, वो इम्प्लोशन का उपयोग करके खून खराबे का एक विभत्स दृश्य बना सकता था, जो मांस और खून से लथपथ हो। मिस्टर के फिंगरप्रिंट के साथ मिलकर ये बात के जांचकर्ताओं को अरोरा ऑर्डर की दिशा में इशारा करेगा। ये इस बात का स्पष्ट संकेत भी देगा कि टाइबॉल्ट एक दुष्ट देवता का अनुयायी था। तीसरा, फायर इन्फ्यूजन का उपयोग करके वो विस्फोट में देरी कर सकता था और टाइबॉल्ट की स्पिरिट बॉडी को नष्ट कर सकता था, जिससे स्पिरिट चैनलिंग के माध्यम से दुष्ट देवता के ब्लेस्ड की जांच की प्रभावशीलता कम हो जाती थी। इसके अलावा एक और कारण था। टाइबॉल्ट को पीट पीट कर मारना लुमियन को एक निर्विवाद संतुष्टि दे रहा था। ... कुछ ही देर में ह्यूग्स आर्टोइस, लाल बालों वाली महिला और चश्मा पहने सेक्रेटरी सहित 7 या 8 लोगों का एक ग्रुप टाइबॉल्ट के दरवाजे पर पहुंचा। उनकी आंखों के सामने बिखरा हुआ मांस, टुकड़े और इंटरनल ऑर्गन्स थे, साथ ही जमीन पर झुलसने के निशान थे। लाल और काले रंग के आपस में मिले हुए दृश्य को देखकर हर कोई अवाक रह गया। ये किसने किया होगा? ह्यूग्स आर्टोइस चिल्लाया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसके दिमाग में टाइबॉल्ट की हत्या और उसके बाद का विभत्स दृश्य एक डरावनी चेतावनी और उसके खुद के आने वाले विनाश के पूर्वावलोकन के रूप में काम कर रहा था। आखिरकार एक असिस्टेंट सेक्रेटरी को टारगेट करने के लिए कोई इस हद तक क्यों जाएगा? लाल बालों वाली महिला ने एक उभयलिंगी स्वर में बोलने से पहले ह्यूग्स आर्टोइस पर एक नजर डाली। हमारे सामने मौजूद सबूतों के आधार पर ऐसा लगता है कि अपराधी एक पायरोमैनिएक है, या शायद उससे भी ज्यादा भयानक। टाइबॉल्ट की क्षमताओं को देखते हुए उसे 10 सेकंड के भीतर खत्म कर दिया जाना चाहिए था। हालांकि हमलावर ने जानबूझकर इस कृत्य को लंबा खींचा। ऐसा लगता है कि लक्ष्य इस विभत्स दृश्य को बनाना था। इसमें अरोरा ऑर्डर के उन पागलों की छाप है। ह्यूग्स आर्टोइस की आंखें सिकुड़ गईं और वो कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गया। अरोरा ऑर्डर मुझे टारगेट क्यों करेगा? मैं नहीं कह सकती। लाल बालों वाली महिला ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए ह्यूग्स आर्टोइस की आंखों में गहराई से झांका। जबकि ऑफिशियल बियॉन्डर्स ने अपनी जांच की, ओरिजिनल कैंपेन टीम ह्यूग्स आर्टोइस के ऑफिस में वापस लौट आई। लाल बालों वाली महिला ने अपना ध्यान गोल्ड रिम्ड चश्मे वाले सेक्रेटरी की ओर लगाया।
टाइबॉल्ट हाल ही में किस चीज में इन्वॉल्व रहा है? उसने पूछताछ की। अपनी पुरानी बीमारी के कारण उसने जानबूझकर अपने बीमारी से ग्रस्त रुमाल को फेंक दिया और 2 बुजुर्ग स्कैवेंजर्स की जान ले ली जिनके कोई बच्चे नहीं थे। चश्मा पहने सेक्रेटरी ने सचमुच जवाब दिया। मैं इस मामले को दबाए रखने में कामयाब रहा हूँ। लाल बालों वाली महिला अपने आप में बुदबुदाई। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। 2 बेऔलाद बुजुर्ग स्कैवेंजर्स। ऐसा लगता है कि टाइबॉल्ट का विनाश निर्विवाद रूप से मोन्सियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को टारगेट करके किया गया है। चैप्टर 245 स्पीच। सबकी निगाहें ह्यूग्स आर्टोइस की ओर मुड़ गईं, जो पार्लियामेंट के एक डिस्टिंग्विश्ड मेंबर थे। उनकी प्रोमिनेंट नाक और ग्रे होते कनपटी के बाल उन्हें रिफाइनमेंट का एक अंदाज दे रहे थे। उन्होंने जल्दी ही अपना कंपोजर वापस पा लिया और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर हमलावर के पास डिफेंस की 2 लेयर्स को तोड़ने और सीधे मेरा सामना करने का साधन होता, तो टाइबॉल्ट की हत्या करने की जहमत उठाने का कोई कारण नहीं होता। ये ब्लैकमेल के काम जैसा लगता है, एक सरफेस लेवल खतरा। कैंपेन के वहां मौजूद चारों मेंबर्स ने एक साथ सिर हिलाया, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि मोन्सियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिडक्शन एकदम सही था। ह्यूग्स आर्टोइस लाल बालों वाली महिला की ओर मुड़े। कैसेंड्रा, मिस्टिसिज्म के बारे में मेरी नॉलेज लिमिटेड है। मैंने केवल इतना सुना है कि बियॉन्डर स्पिरिट चैनलिंग के जरिए एक मृत आत्मा से सच निकाल सकते हैं। क्या टाइबॉल्ट की स्पिरिट हमें धोखा देगी? कैसेंड्रा ने अपने बहते हुए लाल बालों के साथ धीरे से अपना सिर हिलाया। नॉर्मल हालातों में हमें सिचुएशन को साफ करने का रिस्क उठाना पड़ता। हालांकि हाल के हमले में हत्यारे ने टाइबॉल्ट की स्पिरिट को मिटाने के लिए काफी समय लिया, जिससे उसकी अपनी पहचान छुप गई। यह एक तरह से हमारी मदद करने के बराबर है। ह्यूग्स आर्टोइस ने थोड़ा सिर हिलाया और 2 घबराए हुए सेक्रेटरीज पर एक नजर डाली। एक मुस्कान के साथ उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया। रोन, मार्गरेट, डरो मत। समय हमारे पक्ष में है और भविष्य हमारी पकड़ में है। एक मामूली झटका अंतिम परिणाम में बाधा नहीं बनेगा। तुम्हें हमेशा विश्वास करना चाहिए कि हमारे एक्शन जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं। गोल्ड रिम चश्मा पहने रोन और रिफाइंड मार्गरेट हैरान रह गए। वे जस्टिस के कॉन्सेप्ट के साथ खुद को जुड़े होने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि लाल बालों वाली कैसेंड्रा और मिडिल एज्ड मस्कुलर बोडुआ ने भी ह्यूग्स आर्टोइस को कंफ्यूजन में देखा, जैसे उन्हें लगा हो कि उन्होंने कुछ गलत सुना है। सावधानी से ह्यूग्स आर्टोइस ने दरवाजे की ओर देखा, चुपचाप ये सवाल करते हुए कि कहीं कोई उनकी बातें तो नहीं सुन रहा। लाल बालों वाली कैसेंड्रा के सिर हिलाने के बाद उन्होंने एक इम्प्रम्प्टू स्पीच शुरू की। लेडीज और जेंटलमैन, भले ही मेरे पास बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के कारण धर्मांतरण करने और वरदान के लिए प्रार्थना करने की एबिलिटी न हो, लेकिन मैंने हमारी दुनिया की एक प्रोफाउंड समझ हासिल कर ली है। आप किसी और से बेहतर जानते होंगे कि हमारे ऊपर का विशाल कॉस्मोस एक एक्सपेंसिव यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके भीतर अनगिनत ग्रह मौजूद हैं, जिनमें से हर एक अपने आप में एक दुनिया जैसा है। इनमें से कई दुनियाओं की अपनी सभ्यताएं हैं। जिस दुनिया में हम रहते हैं, वो एक अंतहीन विस्तार के बीच सिर्फ एक है, धूल के एक कण जितनी तुच्छ। 7 देवताओं ने हमें इस क्षेत्र में कैद कर दिया है, हमें ब्रह्मांड में पनपने वाली सभ्यताओं के साथ कांटेक्ट करने से रोक रहे हैं। वे हमारे अंधेपन और बहरेपन की इच्छा रखते हैं, हमें पीढ़ियों तक गुलाम बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वे इन शानदार प्राणियों को ईविल गॉड्स का लेबल देते हैं। वे झूठ बुनते हैं, हमें इन ईविल गॉड्स पर विश्वास करने के खतरे की चेतावनी देते हैं। उनका लक्ष्य हमें इन उच्च सभ्यताओं के साथ कांटेक्ट बनाने से रोकना है, ताकि हमें कैद में रखा जा सके। अगर किसी ईविल गॉड में विश्वास करना वास्तव में खतरनाक होता, तो ब्रह्मांड में विभिन्न प्रजातियों से बनी अनगिनत सभ्यताएं आज भी अस्तित्व में क्यों होती? वे डरे हुए हैं। अगर ये शक्तिशाली इकाइयां हमारी दुनिया में उतरती हैं, तो उन्हें अकेले ही विनाश का सामना करना पड़ेगा। केवल संत, फरिश्ते और उनका अनुसरण करने वाले कट्टरपंथी प्रभावित होंगे। अधिकांश लोगों के लिए ये बिना किसी खतरे के विश्वास में केवल एक बदलाव होगा। 7 देवताओं में से एक पर विश्वास करना फेथ माना जाता है, लेकिन अन्य महान प्राणियों पर विश्वास करना फेथ नहीं है। हम अब 7 देवताओं के बंदी बनकर नहीं रह सकते। हमें मानव जाति के भविष्य और सभ्यता के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ इस बात से कि वरदान प्राप्त किए जा सकते हैं, ये महान प्राणी 7 देवताओं से अधिक शक्तिशाली हैं। वे सुरक्षा प्रदान करेंगे और स्वेच्छा से अपनी शक्ति देंगे। उनकी ईश्वरीय परोपकारिता असीम है, विशाल समुद्र की तरह। आने वाले दिनों में जब हम ब्रह्मांड को नेविगेट करेंगे और अपनी यात्रा पर विचार करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि हमारा उद्देश्य जस्टिस का है। इस प्रोसेस में मौत एक अनिवार्यता है, फिर भी जो लोग मरते हैं वे इसके हकदार हैं। वे या तो बूढ़े हैं, कमजोर हैं, अनलकी हैं, या ऐसी ही नियति से मिलने के लिए बने हैं। अधिकांश दोष हम पर नहीं मढ़ा जा सकता। इसके अलावा वे केवल एक माइनॉरिटी का हिस्सा हैं। हम मेजॉरिटी को एक उच्च सभ्यता के साथ शरण लेने और बेहतर भविष्य की तलाश करने से नहीं रोक सकते।
लेडीज और जेंटलमैन, किसी भी उद्देश्य में बलिदान निहित होते हैं। जब तक हम दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि हमारे कार्य जस्टिस से प्रेरित हैं और अटूट बने रहते हैं, भविष्य निस्संदेह हमारा होगा। एक दशक के समय में मानवता कॉस्मिक सिविलाइजेशन के सर्कल में शामिल होने का टिकट हासिल कर लेगी। हम अब बर्बर नहीं रहेंगे, गुमनामी की परछाइयों में छिपे हुए। लाल बालों वाली कैसेंड्रा, सेक्रेटरी रोन और बाकी सब दंग रह गए। ईविल गॉड का सच्चा आस्तिक कौन था? हर किसी के अलग अलग ईविल गॉड्स का अनुसरण करने के अपने कारण थे और गहराई में वे जानते थे कि वे गलत रास्ते पर चले गए हैं। फिर भी उन्होंने पहले ही इस यात्रा पर कदम रख दिया था और उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस प्रकार वे या तो अपनी समझ को धीरे धीरे नया रूप देने के लिए फेथ को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करते थे, या उन्होंने खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था, खुद को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी मोटिवेशन की तलाश में। और फिर भी ह्यूग्स आर्टोइस, जो स्पष्ट रूप से एक आस्तिक नहीं थे और जिन्हें कोई वरदान नहीं मिला था या जिनका कोई सिग्निफिकेंट एसिमिलेशन नहीं हुआ था, अपने दिल की गहराई से इतने आश्चर्यजनक और मनमोहक शब्द बोलने में कामयाब रहे। कैंपेन के चारों मेंबर्स दंग रह गए, ह्यूग्स आर्टोइस के शब्दों के पीछे की समझ को महसूस करते हुए, जिससे वे अपने पिछले कार्यों के पीछे के अर्थ का पुनर्मूल्यांकन करने लगे। कुछ पलों के बाद लाल बालों वाली कैसेंड्रा ने धीरे से अपनी सांस छोड़ी। उन्होंने ह्यूग्स आर्टोइस की ओर देखा और ईमानदारी से उनकी प्रशंसा की। एक असाधारण स्पीच, मोंसियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भविष्य में जब आप अपना फेथ चुनेंगे तो मैं आपके लिए एक की सिफारिश कर सकती हूँ। ओ, ह्यूग्स आर्टोइस ने नेजल आवाज में पूछा। कैसेंड्रा मुस्कुराई और विस्तार से बताया, उस व्यक्ति द्वारा दिए गए वरदानों में से एक को ऑरेटर कहा जाता है। ह्यूग्स आर्टोइस ने सिर हिलाया और टीम के चारों मेंबर्स की ओर एक रिलैक्स मुस्कान दी। टाइबॉल्ट के निधन से निराश न हो, हम अपने ओरिजिनल प्लान पर अडिग रहेंगे। कैसेंड्रा, रोन, मार्गरेट और बोडुआ ने एक साथ जवाब दिया, जी मोंसियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अंडरग्राउंड ट्रायर की गहराइयों में लुमियन ने एक चक्कर लगाया और खदान की गुफा में वापस आ गया। फुर्ती से उसने अपने कपड़े और जूते उतारे, विग और दाढ़ी हटा दी, जिससे उसकी असली शक्ल छुप गई थी। जैसे ही वो अपने पुराने रैग ट्रैम्प लिबास में वापस आया और डार्क ब्लू कैप पहन ली, सेमी ट्रांसलूसेंट क्रिम्सन फायर रेवेंस उसके चारों ओर प्रकट हुए। फायर रेवेंस बाहर की ओर झपटे, केन, शर्ट, बोटाई, विग और अन्य वस्तुओं पर बैठ गए, जिससे वे आग के कोमल विस्फोटों में फट गए। लुमियन अपनी पीठ फेरकर अंडरग्राउंड ट्रायर के एग्जिट की ओर बढ़ा। उसके पीछे क्रिम्सन फ्लेम्स भड़क उठी, पिछले हमले से जुड़ी हर चीज को खत्म कर दिया और नीचे अंधेरी गुफा के भीतर एक रोशन चमक बिखेर दी। आधी रात के आसपास एग्लिस सेंट रॉबर्ट के नीचे इटर्नल ब्लेसिंग सन इंक्विजिशन की गहराइयों में एंगोले डी फ्रांकोइस इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स को ध्यान से पढ़ने में मग्न थे जब उन्होंने अपने ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक सुनी। उनका ब्राउन कोट, जो सुनहरे बटनों की 2 लाइनों से सजा हुआ था, एंट्रेंस के पास एक कोट रैक पर करीने से टंगा था। उन्होंने एक हल्की सुनहरी शर्ट पहनी थी जिस पर सन सेक्रेड ऑर्डर का प्रतीक था, साथ ही गहरे भूरे रंग की पैंट थी। अंदर आ जाइए प्लीज, एंगोले ने शांति से इनवाइट किया। वैलेंटाइन, जिनके बाल और चेहरे पर पाउडर और हल्का मेकअप लगा था, कमरे में दाखिल हुए। वो पूरे समय कोर्डू की यादों में डूबे हुए थे। ट्रायर क्षेत्र में जीवित बचे लोगों के दिखाई देने के बारे में जानने पर उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट की थी और इस पोस्ट पर ट्रांसफर हो गए थे। उनकी पत्नी और बच्चा लंबे समय से ट्रायर के हलचल भरे शहर के लिए तरस रहे थे, इसलिए वे बिना किसी हिचकिचाहट के उनके साथ यहाँ आ गए थे। वो कुछ साथियों के साथ नाइट ड्यूटी पर थे और उनकी मुलाकात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के असिस्टेंट सेक्रेटरी की हत्या के मामले से हुई थी। वैलेंटाइन, जो सुनहरे ब्रोच के साथ एक पतले ब्लू ट्वीट कोट में थे, एंगोले के सामने बैठ गए और सीधे बोले, डिकन, हमने ह्यूग्स आर्टोइस की जांच क्यों नहीं की है? भले ही अरोरा ऑर्डर के अधिकांश मेंबर्स पागल हो सकते हैं, लेकिन उनके पास हेरेटिक्स का पता लगाने की एक अनोखी क्षमता होती है। हालांकि जिस भी व्यक्ति को वे टारगेट करते हैं वो ईविल गॉड्स का आस्तिक नहीं होता, लेकिन कम से कम 70% होते हैं। हमारे द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी को देखते हुए हम उचित रूप से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि टाइबॉल्ट जैक्स, जिसका आज रात निधन हो गया, एक हेरेटिक था और उसके पास सड़न की शक्ति थी। इसके अलावा उसने ह्यूग्स आर्टोइस के असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में काम किया। हम एक अत्यधिक संदिग्ध व्यक्ति को पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में काम करना जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते। उसकी जांच करना न केवल मार्केट डिस्ट्रिक्ट के लोगों के प्रति एक जिम्मेदारी है, बल्कि खुद ह्यूग्स आर्टोइस के प्रति भी है। यदि हमें गलत काम का कोई सबूत नहीं मिलता है तो हम उसके आसपास के किसी भी हेरेटिक को साफ करने में उसकी मदद कर सकते हैं। एंगोले ने ये उम्मीद नहीं की थी कि उनकी नई टीम का लीडर उनसे अधिक समर्पित और उत्साही होगा। वह मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अपना हाथ उठाया और माथे पर बल डाल लिया। एक कड़वी मुस्कान के साथ उन्होंने जवाब दिया,
शायद आप अनजान हैं, लेकिन पार्लियामेंट के हर मेंबर ने 2 चर्चों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और एक नोटरीकृत कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में वे अपने फेथ की प्रतिज्ञा करते हैं, अपनी एबिलिटीज और संबंधित सोर्सेज को प्रदर्शित करते हैं। दोनों चर्च प्रॉमिस करते हैं कि वे बिना किसी पुख्ता और सम्मोहक सबूत के पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर या उनके प्रमुख स्टाफ की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करेंगे। वे बियॉन्डर्स के प्रभाव के अधीन नहीं होंगे। यह नेशनल कन्वेंशन के अधिकार की रक्षा के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ह्यूग्स आर्टोइस शक्तिशाली इटर्नल ब्लेजिंग सन में दृढ़ विश्वास रखते हैं और वे एक बियॉन्डर नहीं हैं। इसलिए आप उनसे और उनके कोर स्टाफ से सवाल कर सकते हैं, लेकिन बस उतनी ही सीमा है। वैलेंटाइन अपनी निराशा नहीं छिपा सके। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों लागू है? ये पिछले तख्तापलट का एक बाय प्रोडक्ट है, एक ऐसा बदलाव जो इतिहास के साथ आया। एंगोलमे ने एक साधारण स्पष्टीकरण दिया। वैलेंटाइन ने एक आह भरी, अपनी सीट से उठे और अपनी बाहें फैलाईं। प्रेज द सन, प्रेज द सन। एंगोलमे खड़े हुए और इशारा दोहराया। अपने सबॉर्डिनेट को ऑफिस से बाहर जाते हुए देखते रहे। क्वार्टियर डी नोएल, होली पैलेस हॉस्पिटल। जेना एक छोटे स्टूल पर बैठी थी, जो अस्पताल के बिस्तर पर अपनी मां एलोडी के हल्के नींद में सोए हुए रूप के पास झुकी हुई थी। फ्रैंका को विदा करने और अपने भाई जूलियन को घर भेजने के बाद, जिसे सुबह होने पर अपनी फैक्ट्री की ड्यूटी पर जाना था, जेना ने खुद को अकेला पाया। थिएटर डीएल एनसीएन केजे पीजेंस में अभी तक उसकी एक्टिंग ट्रेनिंग फिर से शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि इसे ऑबर्ज डू कोक के साथ नीलाम करने की योजना चल रही थी। गुडविल केमिकल फैक्ट्री में हाल ही में हुए विस्फोट के कारण उन कार्यवाही में देरी हुई थी। अचानक एलोडी हिली। जेना चौंक कर जाग गई। उसकी नजरें अपनी मां पर टिक गईं, जिन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। एलोडी की नजरें अपनी बेटी के चेहरे को निहारने लगीं, जैसे ही उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे पिता को देखने वाली हूं। जेना के जवाब का इंतजार किए बिना एलोडी ने पूछा। उनकी आवाज कमजोर थी। मेरी चोटें कैसी हैं? जेना अपनी मां को कोमा से जागते हुए देखकर बहुत खुश हुई और ईमानदारी से जवाब दिया, वे गंभीर नहीं हैं। देखो, किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है। एलोडी ने राहत की सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। अभी भी कोमा से उबर रही थीं। उनका शरीर और दिमाग अभी अपनी प्राइम स्टेट में नहीं थे। थोड़ी सी बातचीत के बाद वे फिर से नींद में चली गईं। जेना ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और खिड़की से आ रही हल्की रोशनी के नीचे उस झुर्रीदार भूरे बालों वाले चेहरे पर छाई संतुष्टि को देखा। कुछ देर और देखते हुए उसने ऊपर की ओर देखा और सुबह की पहली किरणों को देखा, जो धीरे धीरे आसमान को रोशनी से पेंट कर रही थीं। चैप्टर 246, रेजोल्यूशन। जैसे ही सुबह की पहली किरणों ने कमरे को रोशन किया, लूमियन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। एग्लिस सेंट रॉबर्ट की घंटियों की धीमी गूंज से वो जाग गया। पिछली रात वो ऑबर्ज डू कोक डोरे में रुका था। उसने अपना सिर छूने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। उसके गंजे सिर पर एक बार फिर घने और स्वस्थ बाल उगाए थे। अपने बिस्तर के आराम को छोड़कर लूमियन फुल लेंथ मिरर के पास गया और एक ऐसा रिफ्लेक्शन देखा जो परिचित और अपरिचित दोनों लग रहा था। कोडू में उसके बाल कभी सुनहरे नहीं रंगे गए थे, लेकिन सुबह की रोशनी में वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे लंबे समय के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। कम से कम उसे अपने हर काम में असफलता नहीं मिली थी। मारना और बदला लेना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। एक स्ट्रीट वेंडर से नाश्ता करने के बाद लूमियन ने अपने बालों का रंग वापस सुनहरा करने के लिए क्वार्टियर डीएल ऑब्जर्वेटरी या क्वार्टियर डी ला कैथेड्रल कम मेमोरेटिव में एक नाई की दुकान खोजने का प्लान बनाया। लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाता, उसके कमरे की ओर तेजी से बढ़ते कदमों की आवाज आई। वो तैयार हो गया, ये सोचकर कि शायद कोई दरवाजा लात मारकर खोल दे, लेकिन इसके बजाय एक दस्तक हुई। ये फ्रैंका थी, जो शायद ही कभी इतनी जल्दी उठती थी। लूमियन के काले बाल देखकर वो अपनी हैरानी नहीं छुपा सकी। तुमने इसे वापस रंग लिया? उसने चिल्लाकर पूछा। एक तरह से लूमियन ने जवाब दिया। फ्रैंका को रूम 207 में दाखिल होते और अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए देखा। बिना घुमा फिराकर बात किए फ्रैंका ने उसका सामना किया। क्या तुमने ह्यूग्स आर्टोइस के असिस्टेंट सेक्रेटरी को मार दिया? और क्या तुम कल रात पायरोमैनियक बनने के लिए जल्दबाजी में थे? लूमियन मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। हाँ। फ्रैंका इस बेबाक कबूलनामे से एक पल के लिए अवाक रह गई। कुछ सेकंड के बाद उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम बदमाश, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम रुकोगे और बर्दाश्त करोगे, लेकिन अगले ही पल तुम बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गए। तुम सच में अपनी नफरत को एक रात के लिए भी नहीं दबा सकते, है ना? अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो मुझे सच में शक है कि तुम इस साल जीवित बच पाओगे नहीं, इस महीने भी। लूमियन ने सरलता से समझाया। सच में मेरा इरादा कल रात टाइबॉल्ट को मारने का नहीं था। मैं केवल उस पर नजर रखना चाहता था, जानकारी जुटाना चाहता था और तुम्हारे साथ मिलकर उससे निपटने के लिए एक सही अप्रोच प्लान करना चाहता था।
लेकिन एक मौका सामने आया और वो हाथ से जाने देने के लिए बहुत अच्छा था। मैं खुद को रोक नहीं पाया। ठीक है, मैंने डिविनेशन और ट्रैकिंग के खिलाफ उपायों सहित सभी पहलुओं में तैयारी की थी। राहत महसूस करते हुए फ्रैंका ने पूछा, वो टाइबॉल्ट वाला लड़का कमजोर लग रहा था। क्या उसे संभालना तुम्हारे लिए आसान था? वो मुख्य रूप से कॉन्टैक्ट के जरिए बीमारियां फैलाता था और पायरोमैनिक्स के पास उस एबिलिटी का मुकाबला करने का तरीका होता है। अगर मेरी एंटी डिविनेशन और एंटी स्पिरिट चैनलिंग की तैयारी न होती तो मैं उसे 10 सेकंड में खत्म कर देता, लुमियन ने याद किया। फ्रैंका ने आह भरी और माना, तुम लकी थे। क्या तुमने इस संभावना पर विचार किया है कि तुम्हारा टारगेट बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता था? मेरा शुरुआती फैसला ये था कि वो बहुत भयानक नहीं होगा। अगर वो एक निश्चित लिमिट से बाहर होता तो मैं अपने खंजर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। लुमियन ने पूछने से पहले जवाब दिया, तुम इतनी जल्दी क्यों उठी हो? गार्डनर ने मुझे जगाया। फ्रैंका ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। उसने मुझे सावोई मॉब के लीडर्स को इकट्ठा करने और ह्यूग्स आटोइस के असिस्टेंट सेक्रेटरी की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को खोजने का निर्देश दिया। जब मैंने डिटेल्स सुनी तो मुझे पता था कि ये तुम ही होगे। मैंने कल रात तुमसे पायरोमैनिएक पोशन पीने से पहले सही स्थिति में आने के लिए कहा था, लेकिन तुम आगे बढ़ गए और इसे पी लिया। लुमियन ईमानदारी से बोला, उसकी आवाज सच्चाई से भरी थी। मुझे विश्वास था कि मैं पायरोमैनिएक बनने के लिए परफेक्ट स्टेट में था, इसलिए मैंने तुरंत पोशन बना लिया। क्या बॉस को मुझ पर शक होगा? फिलहाल के लिए नहीं, फ्रैंका ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तुम्हारे अलावा किसी को उम्मीद नहीं थी कि तुम कल रात पोशन पियोगे। इसके अलावा तुमने चालाकी से अरोरा ऑर्डर को फंसा दिया। गार्डनर को तुम में कोई मकसद नजर नहीं आता। फ्रैंका ने लुमियन के सिर की ओर देखा और सुझाव दिया, यहाँ आओ, मैं तुम्हारा ओरिजिनल बालों का रंग वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगी। शक से बचने के लिए ऐसे समय में कोई बदलाव न करना ही सबसे अच्छा है। ठीक है, लुमियन मान गया, पैसे बचाने की खुशी महसूस करते हुए। सुबह के समय वार्ड में रात की तुलना में अधिक हलचल थी। हवा में दूर ले जाए जाने वालों की चीखें, अपनों को घर वापस ले जाने वाले रिश्तेदारों की मौजूदगी और उन कुछ मरीजों का दृढ़ संकल्प गूंज रहा था जिन्होंने अस्पताल से जाने का फैसला किया था। जेना और एलोडी, जिन्हें होश आ गया था, खामोशी से ये नजारा देख रही थीं। वे अपने सामने उभरती दर्दनाक हकीकत को समझती थीं। हर कोई भारी मेडिकल खर्चों का बोझ नहीं उठा सकता था, न ही वे अपने परिवारों को निराशा की गहराइयों में खींचना चाहते थे। कभी कभी मरीज हार मान लेता था जबकि परिवार अड़ा रहता था। दूसरी बार परिवार ही हार मान लेता था, जिससे मरीज के पास अपनी किस्मत स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था। कभी कभी मरीज और परिवार चुपचाप वार्ड छोड़ देते थे, एक दूसरे को खामोश नजरों से देखते थे और रोते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाते थे। थोड़ी देर बाद जब वार्ड में शांति लौटी, एलोडी ने फुसफुसाते हुए पूछा, मुझे यहाँ इलाज के लिए कब तक रुकना होगा? जेना ने अपनी माँ को सच बताने से पहले एक पल के लिए सोचा। इसे छिपाना नामुमकिन था। डॉक्टरों के राउंड और आगे की जांच से कुछ न कुछ पता चल ही जाता। इसके अलावा एलोडी अपनी शारीरिक स्थिति और कई दिनों तक छुट्टी न मिलने से खुद ही अंदाजा लगा लेती। अपने विचारों को व्यवस्थित करते हुए जेना ने समझाया, डॉक्टर ने कहा है कि तुम यहाँ महीनों तक, शायद आधे साल तक रहोगी। तुम्हारी बाहरी चोटें गंभीर नहीं है, लेकिन तुम्हारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचा है। जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तुम्हारी हालत बिगड़ सकती है। इससे पहले कि एलोडी कुछ कह पाती, जेना ने आश्वस्त करते हुए मुस्कुराया और आगे कहा, मैंने तुम्हारे इलाज के लिए फंड्स का इंतजाम कर लिया है। मैंने फ्रैंका से पैसे उधार लिए हैं। उसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उसने वादा किया है कि जूलियन और मैं इसे 2 से 3 साल में किश्तों में चुका सकते हैं। तब तक पिताजी के एक्सीडेंट का मुआवजा जरूर मिल जाएगा। तुम्हारे लिए उम्मीद भी हो सकती है। एलोडी का चेहरा एक पल के लिए फीका पड़ गया। कुछ सेकंड के बाद वो अपनी आवाज में थकान के साथ बोली, इतना समय क्यों लगेगा? इतने बड़े धमाके और केमिकल गैसों के साथ ये एक चमत्कार है कि तुम बच गईं। जेना ने पूछने से पहले कहा, उस समय असल में क्या हुआ था? एलोडी ने एक पल के लिए सोचा और थककर जवाब दिया, मुझे नहीं पता। धमाका इतनी अचानक हुआ कि मैं बेहोश हो गई। मुझे लगता है कि ये मेटल टैंक के पास से शुरू हुआ था। फैक्ट्री की कई मशीनें पुरानी हैं और खराब होने की संभावना रहती है। उन्हें मरम्मत की जरूरत है, लेकिन बॉस नए सामान में इन्वेस्ट करने से इनकार करता है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जेना ने देखा कि उसकी माँ की एनर्जी कम हो रही है। उसने एलोडी को कुछ देर आराम करने की सलाह दी और कॉरिडोर के अंत में वॉशरूम की ओर चली गई। जैसे ही एलोडी ने जेना को वार्ड से जाते देखा, उसने अपनी सारी ताकत जुटाई, आईवी हटा दी और सहारे के लिए दीवार का सहारा लिया। हांफते हुए वो वार्ड की ओर तिरछी दिशा में 2 कदम चली, जहां डॉक्टर और नर्स हर घायल व्यक्ति की सावधानी पूर्वक जांच कर रहे थे। एलोडी ने डॉक्टर को ढूंढा, अपना वार्ड और बेड नंबर बताया और पूछा, मेरा इलाज कब तक चलेगा? डॉक्टर ने अपने रिकॉर्ड्स पलटे
और जवाब दिया, हमारे पास अभी तक सारे रिजल्ट्स नहीं हैं, लेकिन हमारा अंदाजा है कि इसमें लगभग 5 से 7 महीने लगेंगे। हर महीने इलाज का खर्च कितना होगा? एलोडी ने पूछा। डॉक्टर ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, पूरी रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। अगर सब ठीक रहा तो यह लगभग 200 वर्ल्ड डीओर प्रति हफ्ते होना चाहिए। जैसे जैसे इलाज आगे बढ़ेगा, खर्च कम होता जाएगा। हालांकि अगर तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही तो ये 300 से 400 वर्ल्ड डीओर प्रति हफ्ते तक जा सकता है। इसके अलावा अस्पताल छोड़ने के बाद भी तुम्हें आराम को प्राथमिकता देनी होगी और खुद को थकाना नहीं होगा। एलोडी अवाक रह गई। नर्स ने उसे वापस वार्ड में ले जाने और उसकी बाह में सुई वापस लगाने में मदद की। दोपहर से ठीक पहले जूलियन तेजी से वार्ड में आया। उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए चिंता साफ दिख रही थी। उसके साथ थोड़ी देर बात करने के बाद जेना ने कहा, मैं अस्पताल के कैफेटेरिया जाऊंगी और तुम्हारे लिए कुछ खाना लाऊंगी। इसके साथ ही वो वार्ड से निकल गई और सीढ़ियों से नीचे चली गई। लूमियन के गाइडेंस की वजह से जेना को एहसास हुआ था कि उसके पास एक बियॉन्डर के रूप में असाधारण एबिलिटीज हैं। वो अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। नपे तुले रिस्क लेने की इच्छा के साथ उसके पास पैसे कमाने के कई रास्ते थे। नतीजतन एलोडी के इलाज के खर्चे और भारी कर्ज का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी माँ की जान बच जाना ही जश्न मनाने का कारण था। वार्ड में एलोडी ने जूलियन की ओर देखा, जो उनके पास बैठा था, और प्यार से एक सवाल पूछा, तुम लगभग 23 साल के हो, है ना? सही कहा, जूलियन ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं पिछले काफी समय से परिवार का सहारा बना हुआ हूँ, लेकिन आपकी आंखों में मैं अभी भी एक बच्चा हूँ। एलोडी ने हल्की मुस्कान दी और कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि सच्ची एडल्टहुड के लिए मेरे क्राइटेरिया दूसरों से अलग हैं। मैंने हमेशा माना है कि किसी को तभी एडल्ट माना जा सकता है जब उनके पास कोई ऐसी स्किल हो जो लगातार उनके लिए पैसे कमा सके। तुम अभी उससे 1 साल दूर हो और सीलिया के पास अभी 1.5 साल बाकी है। तुमने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ सहा है। ये आपने ही था जिसने सहा था, जूलियन ने आह भरते हुए जवाब दिया। इससे पहले कि मैं सच में मदद कर पाता, आपने पूरे 1 साल तक दिन में 3 नौकरियां की, सुबह 6 बजे से आधी रात तक। जूलियन के मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जिससे वो अचानक बोल पड़ा, हम आपको जरूर ठीक कर देंगे। एलोडी खुशी से हंसी और धीरे से अपने पीले बालों को सहलाने लगी। दुर्भाग्य से मेरा विग चला गया है। और तुम्हारी बहन, उसने पहले हमें धोखा दिया, ये दावा करते हुए कि थिएटर ने उसे अपने बालों को भूरा पीला रंगने के लिए कहा था। असलियत में ये खुद को पहचाने जाने से बचाने के लिए था, जब वो डांस हॉल में गाने जाती थी। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या करना है। मैं सच में नहीं चाहती कि तुम और कर्ज का बोझ उठाओ। इसमें साल बर्बाद हो जाएंगे। तब तक तुम जवान नहीं रहोगे। जूलियन ने तुरंत अपनी माँ को सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि वो अपने काम में बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से अगले साल उसे सैलरी में बढ़ोतरी मिलेगी। कुछ मिनटों तक बात करने के बाद एलोडी ने अपना सीना पकड़ लिया और जूलियन से विनती की, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, प्लीज मेरे लिए डॉक्टर ढूंढो। ठीक है। जूलियन अचानक खड़ा हुआ और कमरे से बाहर भागा। एलोडी ने तुरंत आईवी सुई निकाली और वार्ड की खिड़की की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ी, सहारे के लिए पास के बेडों पर भरोसा किया। इसी बीच होली पैलेस हॉस्पिटल की पहली मंजिल पर जेना कैफेटेरिया से लकड़ी का लंच बॉक्स लिए निकली और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। अचानक अपनी आंख के कोने से उसने एक फिगर को तेजी से नीचे गिरते देखा, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। जेना का दिल धड़क उठा, उसका मन बेचैनी से भर गया। तेजी से वो पीछे मुड़ी, अपनी घबराहट के स्रोत के बारे में अनिश्चित थी। वो हॉल से बाहर निकली और उस जगह के पास पहुंची जहां वो व्यक्ति गिरा था, भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए। अगले ही पल उसने एक लाल लिक्विड बहते हुए देखा और झुर्रियों वाला एक जाना पहचाना चेहरा देखा। एक धप की आवाज के साथ लंच बॉक्स उसके हाथ से फिसल गया और जमीन पर गिरकर टूट गया। उसकी आंखें सूनी हो गईं, जिनमें एक गहरा लाल रंग झलक रहा था। वह बेजान शरीर उसकी माँ एलोडी का था। जिस व्यक्ति ने बिल्डिंग से छलांग लगाई थी, वो उसकी माँ एलोडी ही थी। साल डिबॉल ब्रीसे की 2nd फ्लोर पर स्थित कैफे में लूमियन ने अपना लंच खत्म किया और उसकी नजर एक बार फिर फ्रैंका पर पड़ी। उसने व्हाइट शर्ट, लाइट कलर्ड ब्रीचेस और वाइब्रेंट रेड बूट्स पहने हुए थे। इस बार उसका चेहरा गंभीर था, जिससे लुइस, सारकोटा और दूसरे गैंगस्टर्स के बीच बेचैनी फैल गई। उन्हें डर था कि उसके आने के साथ कोई मुसीबत ना आ जाए। लूमियन अपनी सीट से उठा और उसकी तरफ एक सवालिया नजर डाली। फ्रांका ने धीरे से सांस छोड़ी और भारी आवाज में बोली, जेना की मां गुजर गईं। लूमियन दंग रह गया, जैसे उसने फ्लेमिंग की बेजान लाश को खिड़की के फ्रेम से लटकते हुए या रूह को हड्डियों तक सड़ते हुए देख लिया हो। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके हाथ मुट्ठियों में भिज गए। कुछ पलों के बाद उसने पूछा, क्या ये उनकी बिगड़ती हालत की वजह से हुआ?
नहीं, फ्रैंका ने अपना सिर हिलाया। ये सुसाइड था। लुमियन के हैरान चेहरे को देखते हुए उसने आह भरी और विस्तार से बताया, कल रात जब मैं जेना से मिलने गई तो मुझे चिंता थी कि शायद वो अपनी मुश्किलों को छिपाकर बहादुरी दिखाने की कोशिश करे या हमारी मदद लेने से कतराए। इसलिए मैंने अटेंडिंग फिजिशियन और उन नर्सेस से मिलने का फैसला किया जो उसकी माँ की देखभाल कर रहे थे। मैंने उन्हें कॉफी और डिजर्ट खिलाया और उनसे जेना की माँ पर कड़ी नजर रखने का आग्रह किया। मैंने उन्हें निर्देश दिया कि किसी भी कॉम्प्लिकेशन के मामले में मुझे तुरंत सूचित करें और मैंने जरूरी खर्चों को पूरा करने का वादा भी किया। उन्होंने मुझे बताया कि महीनों तक चलने वाले ट्रीटमेंट और उसके अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट के बारे में जानने के बाद जेना की मां ने जेना के कैफेटेरिया जाने और जूलियन की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर एक डॉक्टर की तलाश की। वो 6th फ्लोर से कूद गईं। अफसोस उनकी हेल्थ पहले से ही कमजोर थी और जमीन पर गिरते ही उनकी मौत हो गई। लूमियन एक गहरी खामोशी में डूब गया। अचानक उसने अपने सीने के बाईं ओर हाथ दबाया और व्यंग्य से कहा, क्या यही किस्मत है? फ्रांका इसका कोई जवाब नहीं दे पाई। डॉट 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 दोपहर 1 बजे लूमियन और फ्रैंका होली पैलेस हॉस्पिटल पहुंचे। नर्स, जिससे फ्रैंका ने जानबूझकर दोस्ती की थी, उन्हें फेयरवेल सैंक्चुअरी तक ले गई जो एक एनेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित था। वो जगह फेयरवेल सैंक्चुअरी के नाम से जानी जाती थी, जहां मृत आत्माएं अपनी शुद्धि का इंतजार करती थीं। जूलियन, जो जेना का भाई था, दरवाजे के पास बैठा था। उसका सिर उसके हाथों में था और उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था जब वो सामने की नीले रंग की दीवार को घूर रहा था। उसके पास पहुंचते हुए फ्रैंका ने धीमी आवाज में पूछा, क्या आंटी और जेना अंदर हैं? जूलियन ने धीरे से सिर हिलाया और खुद से ही दुख में फुसफुसाया, मुझे उन्हें वार्ड में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे उन्हें वार्ड में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फ्रैंका समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे दिलासा दे। वो बस आह भर सकी और जूलियन के साथ फेयरवेल सैंक्चुअरी में दाखिल हुई। इलोडी का शरीर एक सफेद चादर से ढके बिस्तर पर पड़ा था, जो एक सादे सफेद कपड़े के नीचे छिपा हुआ था। उसके शरीर से खून साफ कर दिया गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें कसकर बंद थीं। जेना अपनी माँ के सामने एक स्टूल पर बैठी थी। उसकी निगाहें खाली थीं और उसकी आवाज गायब थी, जैसे उसकी रूह ही उसे छोड़कर चली गई हो। फ्रैंका ने उसे पुकारा। उसकी आवाज में दर्द और चिंता का मिला जुला भाव था, लेकिन जेना ने उसे अनसुना कर दिया, जैसे उसने खुद को किसी और ही दुनिया में कैद कर लिया हो। लूमियन ने एक कुर्सी खींची और जेना के बगल में बैठ गया। उसकी नजर भी इलोडी के बेजान शरीर पर टिकी थी। कुछ सेकंड्स के बाद वो एक भारी आवाज में बोला, मैं समझता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। कुछ समय पहले मैंने भी उस परिवार के सदस्य को खो दिया था जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। जेना खामोश रही, जैसे वो किसी पत्थर की मूर्ति में बदल गई हो। लूमियन ने अपनी नजर उसी दिशा में की जहां जेना देख रही थी और आगे कहा, लेकिन तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि इस ट्रेजेडी के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या ये तुम्हारी गलती है? क्या ये तुम्हारी माँ की गलती है? क्या ये तुम्हारे भाई की गलती है? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। हादसों और कर्जों का सामना करते हुए तुमने दृढ़ संकल्प के साथ उन्हें सहना चुना। तुमने एक नई जिंदगी पाने के लिए अपनी मेहनत और दुखों पर भरोसा करना चुना। तुम्हें इससे धीरे धीरे बाहर निकलने में कई साल लग गए। क्या ये गलत है? नहीं। इस बार तुमने अपने प्रियजन को नहीं छोड़ा। तुमने समाधान खोजने के लिए कड़ी मेहनत की। क्या ये गलत है? नहीं। तुमने अपनी माँ से कुछ नहीं छिपाया। तुमने उन्हें ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन, उसकी कॉस्ट और फंडिंग के सोर्स के बारे में बताया। क्या ये गलत है? नहीं। उसे छिपाने का कोई तरीका ही नहीं था। तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है और चाहती है कि तुम पिछले कुछ सालों के दर्दनाक अतीत को दोबारा न जियो। वो चाहती है कि तुम रोशनी में चलो, अंधेरे में नहीं। क्या ये गलत है? नहीं। दोष किसका है? दोष उस फैक्ट्री ओनर का है जो लगातार अपील्स करता है और एक्सीडेंट के मुआवजे में देरी करता है, जिससे तुम्हें सालों तक दर्दनाक और दमनकारी जिंदगी जीनी पड़ी। दोष उन कानूनों का है जो उनके कामों को सुरक्षा देते हैं। दोष बोनो गुडविल का है जो सेफ्टी रेगुलेशंस की अनदेखी करता है और पुरानी मशीनों को बदलने में नाकाम रहता है। दोष ट्रीटमेंट की उस भारी कीमत का है जो कम भाग्यशाली लोगों को निराशा में धकेल देती है। दोष नेशनल कन्वेंशन और सरकार का है जिन्होंने ये सब होने दिया। जेन्ना के चेहरे के भाव आखिरकार बदले। उसकी खाली आंखों और बेजान चेहरे पर दर्द की एक झलक दिखाई दी। लूमियन दरवाजे की ओर मुड़ा। उसकी आवाज में गहराई थी जब वो बोला, मुझे कुछ और भी कहना है। शायद गुडविल केमिकल फैक्ट्री में हुआ धमाका, जिसकी वजह से तुम्हारी माँ की दुखद मौत हुई, वो कोई इत्तेफाक नहीं था। जेना सहज रूप से लूमियन और फ्रैंका की ओर मुड़ी। लूमियन ने अपनी निगाहें एलोडी की लाश की ओर की। शायद ये एक हत्या थी, एक दुष्ट देवता को दी गई बलि।
हमारे माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ह्यूग्स आर्टवा को ताकतवर दुष्ट देवताओं के ब्लेस्ड द्वारा एक खुले विचारों वाले व्यक्ति के रूप में आंका गया है। वो पाखंडियों से घिरा हुआ है, जिसमें टाइबॉल जाग भी शामिल है। वो असिस्टेंट सेक्रेटरी जो बीमारियां फैलाने और मासूमों की जान लेने के लिए जिम्मेदार है। कल सुबह बोनो गुडविल ने पार्लियामेंट मेंबर के ऑफिस का दौरा किया था और शाम तक उसके केमिकल प्लांट में धमाका हो गया। जब मैंने बोनो गुडविल के रूप में टाइबल जाक का सामना किया, तो उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन के पतन के बाद आने वाली अपरिहार्य मुसीबतों के बारे में कुछ जिक्र किया था। इससे मुझे यकीन हो गया कि केमिकल प्लांट का धमाका कुछ ऐसा था जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसे शायद किसी खास मकसद से अंजाम दिया गया था जो हमारे लिए अभी भी अज्ञात है। क्या तुम गुस्से से भरी हुई हो? क्या तुम्हें जलती हुई नफरत महसूस हो रही है? क्या तुम इसे स्वीकार कर सकती हो? क्या तुम यहाँ बैठकर देखना चाहती हो कि तुम्हारी माँ की मौत और तुम्हारी खुशियों की तबाही के जिम्मेदार हत्यारे शैंपेन पिएं, डांस पार्टीज का आनंद लें और मासूम परिवारों को और ज्यादा दुख पहुंचाएं? जेना का चेहरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, जैसे वो अपने भीतर उठते भावनाओं के तूफान से जूझ रही हो। आखिरकार उसने अपना चेहरा ढकने के लिए अपने हाथ उठाए और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन मेरी माँ, वो वापस नहीं आ सकती। फ्रांका जेना के सामने झुकी और उसे गले लगा लिया, जिससे उसके आंसू खुलकर बहने लगे। जैसे ही जेना रोई, फ्रांका ने उसे सलाह दी, तुम्हारी माँ सबसे ज्यादा यही चाहती हैं कि तुम और तुम्हारा भाई कर्ज के बोझ से मुक्त होकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। वो चाहती है कि तुम में से एक शानदार स्टेज एक्ट्रेस बने, जबकि दूसरा साधारण मजदूरी की मजबूरियों से बचकर किसी खास स्किल में माहिर हो जाए। वो चाहती है कि तुम अच्छे से जियो। क्या तुम उन्हें निराश करना सह पाओगी? जेना ने सिसकते हुए पूछा, लेकिन क्या ये नहीं कहा जाता कि रात बीत जाएगी और रोशनी आएगी? क्यों? ये हमेशा इतना अंधेरा क्यों रहता है? मुझे कोई रोशनी क्यों नहीं दिखती? वो आएगी, फ्रांका ने बार बार कहा, जेना की पीठ को सहलाते हुए। अब तुम्हें जो करना है, वो है अपनी माँ का ठीक से अंतिम संस्कार करना और उनके सम्मान में कुछ सार्थक करने के बारे में सोचना। ठीक है, जेना ने आंसुओं के साथ सहमति जताई। वो तब तक रोती रही जब तक कि थकान उस पर हावी नहीं हो गई। आखिरकार उसकी भावनाओं में स्थिरता आ गई। उसी पल इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च का पादरी, जो सांत्वना के अपने अंतिम शब्द कहने आया था, वहां पहुंचा। सुनहरे धागों से सजी एक सफेद पोशाक पहने हुए वो जूलियन के साथ कमरे में दाखिल हुआ और इलोडी के बेजान शरीर के पास खड़ा हो गया। एक हाथ में उसने होली बाइबल पकड़ी थी और प्रार्थना की, जबकि दूसरे हाथ में पवित्र जल की एक बोतल लटकी हुई थी। अंत में पवित्र जल के साथ सूरज की रोशनी की एक किरण कहीं से आई और धीरे से एलोडी को नहला दिया। सूरज की जय हो। इस बहन को शांति मिले और वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश करे, पादरी ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। सूरज की जय हो। जेना और जूलियन प्रार्थना में शामिल हो गए। समारोह को देखते हुए लूमियन ने अपना सिर झुकाया और चुपचाप ताना मारा। फ्रांका, जो गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी की भक्त थी, उसने भी सूरज की जय जयकार करने से परहेज किया। शुद्धिकरण की रस्म समाप्त होने के साथ पादरी फेयरवेल सैंक्चुरी से चला गया। उसकी जगह होली पैलेस हॉस्पिटल के मुर्दा घर का प्रभारी एडमिनिस्ट्रेटर अंदर आया और उसने जूलियन और जेना से एक सवाल पूछा, क्या हमें इस बहन के दफन या अंतिम संस्कार क्रिमेशन की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए? क्या हम उन्हें कैटाकॉम्स, सिम्टियर des Innocents या सिम्टियर des Prêtres भेजें? जूलियन और जेना ने जवाब देने से पहले एक दूसरे की ओर देखा। क्रिमेशन? हम खुद उन्हें कैटाकॉम्स तक ले जाएंगे। उनके पिता भी वहीं विश्राम कर रहे थे। मुर्दा घर के एडमिनिस्ट्रेटर ने एक नोटेशन बनाया और आगे कहा, कल रात बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं। क्रिमेटोरियम अगले हफ्ते तक उपलब्ध नहीं होगा। क्या आप चाहेंगे कि ये बहन फिलहाल मुर्दा घर में ही रहे? ठीक है। जेना की आवाज थोड़ी कांप गई और इस तरह उन चारों ने देखा कि एलोडी का चेहरा एक सफेद कपड़े से ढक दिया गया और उसके शरीर को धीरे धीरे फेयरवेल सैंक्चुरी से बाहर ले जाया गया। वे पहिए वाले बिस्तर के पीछे चले, स्टीम से चलने वाले एलिवेटर के जरिए जमीन के नीचे के हिस्से में उतरे, जब तक कि वे मुर्दा घर के बाहर नहीं पहुंच गए। मुर्दा घर का दरवाजा चांदी जैसे भूरे रंग में चमक रहा था, जबकि अंदर से एक अजीब सी ठंडक आ रही थी, जिससे चौराहे पर धुंधला सफेद कोहरा बन रहा था। जेना सुन्न होकर खड़ी रही जब उसकी माँ इलोडी को दरवाजे के जरिए अंदर ले जाया गया, जहां गैस से चलने वाले दीवारों के लैंप से रोशन धातु की अलमारियों से भरे ठंडे कमरे में वो ओझल हो गई। वो चांदी जैसे भूरे रंग के दरवाजे को धीरे धीरे बंद होते हुए देखती रही। अनजाने में उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और दहलीज पर रुक गई। खामोशी के साथ दरवाजा बंद हो गया। उसकी माँ अब हमेशा के लिए उसकी नजरों से दूर हो गई थीं। डॉट डॉट डॉट। जब वे क्वार्टियर डू जेंटलमैन के लेमाश में पासी ब्रिज पर लौटे, जेना की नजरें अपने भाई जूलियन पर टिकी थीं, जो भारी मन के साथ उसके आगे चल रहा था। दुख ने उसे इस तरह घेर लिया था जैसे दोपहर की तेज धूप ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया हो।
फ्रांका ने जूलियन की पीछे हटती आकृति से अपनी नजरें हटाईं और जेना का मन बहलाने के लिए किसी काम के बारे में सोचने लगी। तुम्हारा भाई बहुत परेशान है। ऐसा लगता है कि वो खुद को दोष दे रहा है। आने वाले दिनों में उसे सहारा देना और उसे यकीन दिलाना कि ये उसकी गलती नहीं थी। कोई भी साधारण व्यक्ति जल्दी में डॉक्टर को ही ढूंढने जाता। जन्ना क्षण भर के लिए अपने दुख से बाहर निकली और संक्षेप में स्वीकार किया, मैं उसे समझाऊंगी। लेकिन क्या होगा अगर ये काम न करे? उसने लूमियन और फ्रांका की ओर देखा। उसके चेहरे पर बेबसी थी। फ्रांका ने आश्वासन देते हुए सिर हिलाया। जब समय आएगा तो मैं उसे एक असली साइकाइट्रिस्ट बियॉन्ड शक्तियों वाला ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। जेना ने राहत की सांस ली। उसकी नाक कृतज्ञता से सिसक रही थी। शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लूमियन ने अपने अनुभवों से सीखते हुए उसे याद दिलाया, तुम्हें अपनी मानसिक सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। जेना ने अपने होंठ भींचे और सिर हिलाया। उसकी निगाहें धीरे धीरे दृढ़ संकल्प में बदल गईं। एक दबी हुई कर्कश आवाज में उसने फ्रैंका और लूमियन से कहा, आज रात मेरा इरादा बोनो गुडविल से मिलने जाने का है। चैप्टर 248 विजिटर्स। क्वार्टियर दे थर्म्स में 55 रू चेस्टनट पर एक 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ी थी जिसका रंग ग्रेइश ब्लू था। इसमें एक शानदार बगीचा, अच्छी तरह से रखा गया लॉन और अस्तबल भी थे। उस इमारत के अंदर एक कोने में एक बैंड मधुर धुन बजा रहा था। बोनो गुडविल, जो इस आलीशान जगह का मालिक था, हाथ में गोल्डन शैंपेन का गिलास लेकर मेहमानों के बीच शालीनता से घूम रहा था। केमिकल प्लांट के धमाके के बाद के हालातों पर बातचीत करते हुए वो चालाकी से अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा था और साथ ही इंश्योरेंस कंपनी से मोटा मुआवजा हासिल करने की फिराक में था। अपनी मुलाकातों के बीच उसने एक सरकारी अधिकारी की पत्नी से गपशप की, अपने लॉयर से सलाह ली और मामले से जुड़े प्रभावशाली लोगों की तलाश की। एक सामाजिक व्यक्ति की तरह वो बड़ी सहजता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जा रहा था। उस शानदार माहौल में अपनी बुद्धिमानी और जोश का प्रदर्शन कर रहा था। क्रिस्टल शैंडलियर की रोशनी उसकी गहरे नीले रंग की आंखों और घनी भूरी दाढ़ी पर पड़ रही थी, जिससे उसे एक आकर्षक चमक मिल रही थी। जैसे ही वो एक साधारण मेहमान के पास से शालीनता से गुजरा, बोनो गुडविल की अचानक ट्रेविस एवरेट से मुलाकात हुई। लमार्श डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन के सुपरिंटेंडेंट उस शाम अपनी यूनिफॉर्म में नहीं थे। उन्होंने एक स्टाइलिश ब्लू बो टाई के साथ स्लीक ब्लैक सूट पहना हुआ था और उनके हाथ में हल्के सुनहरे रंग की शैंपेन का गिलास था। सुपरिंटेंडेंट एवरेट, यह बहुत जरूरी है कि आप इस मुश्किल घड़ी में मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करें। बोनो गुडविल ने ट्रेविस एवरेट को देखकर मुस्कुराते हुए अपनी चिंता जताई। धमाके में कई लोगों की जान चली गई और मुझे डर है कि उनके दुखी रिश्तेदार कोई सख्त कदम उठा सकते हैं। एवरेट ने अपना ब्लैक फ्रेम्ड चश्मा ठीक किया और मुस्कुराहट लौटाई। देखिए, क्वार्टियर डिस थर्म्स मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके अलावा जब से मैंने इस सड़क पर कदम रखा है, यह साफ हो गया है कि यहाँ पुलिस गश्त की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी काफी बढ़ गई है। बिल्कुल, लेकिन क्या आपने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स काम पर नहीं रखे हैं? चिंता की क्या बात है? जो लोग मारे गए वे साधारण मजदूर थे। वे आपके लिए कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा उन्हें आपके रहने की जगह के बारे में भी पता नहीं है। एवरेट ने मजाकिया लहजे में कहा। उनका अंदाज काफी हल्का फुल्का था। लेकिन अगर घायलों और उनके परिवारों को पता चल जाए कि आप अभी भी एक शानदार दावत दे रहे हैं, बढ़िया शराब परोस रहे हैं और एक सिम्फनी बैंड के संगीत का आनंद ले रहे हैं, तो उनका गुस्सा उन्हें पागल कर सकता है। वे आपको और आपके परिवार को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। बोनो गुडविल दबे मन से मुस्कुराया और जवाब दिया, ये दावत मुआवजे से संबंधित नहीं है। मुझे कानून का पालन करना होगा और फैसले का इंतजार करना होगा। सुपरिंटेंडेंट एवरेट, अगर मुझे मामलों को संभालने के लिए मार्केट डिस्ट्रिक्ट वापस जाना पड़े तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि मेरी सुरक्षा के लिए 2 या 3 पुलिस ऑफिसर्स तैनात करने में मेरी मदद करें। एवरेट ने धीरे से सिर हिलाया। ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना होगा कि कई पुलिस ऑफिसर्स के परिवार आपके केमिकल प्लांट में काम करते हैं। परोक्ष रूप से उन्होंने अपने अधीनस्थों को मुआवजा देने की जरूरत पर जोर दिया ताकि मामला जल्दी सुलझ सके। बोनो गुडविल ने खामोशी से सिर हिलाया, मानो उस पर कोई असर न पड़ा हो। दावत सुबह के शुरुआती घंटों तक चलती रही। खुशबू के बीच बोनो गुडविल ने अपने तीनों बच्चों को अलविदा कहा और तीसरी मंजिल पर जाने से पहले हर एक को गले लगाया। अपनी बोटाई खोलते हुए वो रात को आराम करने के लिए अपनी पत्नी के साथ बेडरूम में दाखिल हुआ। एक झटके के साथ दीवार पर लगा गैस लैंप जल उठा, जिससे कमरे में एक हल्की चमक फैल गई जो बोनो गुडविल की फटी हुई आंखों में झलक रही थी। वहां उसकी पसंदीदा आराम कुर्सी पर एक अनचाहा मेहमान बैठा था। बैठे होने के बावजूद वो आदमी आगे की ओर झुका हुआ था, जिससे एक ऐसा दबदबा पैदा हो रहा था जिसने बोनो गुडविल को खुद के छोटा और मामूली होने का एहसास कराया।
उसने मजदूरों वाली ग्रेश ब्लू रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, साथ ही एक डार्क ब्लू कैप थी। उसका चेहरा सफेद पट्टियों के पीछे छिपा हुआ था, जिससे सिर्फ उसकी चुभती हुई नीली आंखें और उसकी नाक की एक झलक दिख रही थी। बॉनो गुडविल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी अंतरात्मा उसे मदद के लिए चिल्लाने के लिए कह रही थी। हालांकि इससे पहले कि उसके होठों से कोई आवाज निकल पाती, उस मेहमान के पीछे से एक साए की तरह दिखने वाला गहरे लाल रंग का जलता हुआ कौवा निकला। एक तेज झपट्टे के साथ वो बॉनो गुडविल के दांतों से जा टकराया। एक हल्की आवाज हुई और बॉनो गुडविल का मुंह दर्द से जलने लगा और उसके दो दांत जमीन पर गिर पड़े। पीड़ा ने उसके चेहरे को बिगाड़ दिया, जिससे उसकी चीख दब गई। ठीक उसी पल बॉनो गुडविल और उसकी पत्नी दोनों की पीठ पर तेज खंजरों का दबाव महसूस हुआ। दरवाजे की परछाइयों से निकलते हुए फ्रांका और जेना ने अपने पीछे बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे उनके कैदी प्रभावी ढंग से फंस गए। उनमें से एक ने काले रंग का चोगा पहना हुआ था, जिसमें एक टोपी और लेदर आर्मर था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। दूसरे ने पुरुषों वाली लिनन शर्ट, ब्राउन जैकेट, गहरे भूरे रंग की पतलून और बिना लेस वाले लेदर बूट्स पहने हुए थे। एक सिल्वर व्हाइट धातु के मास्क ने उसके ऊपरी चेहरे को ढका हुआ था, जिससे सिर्फ उसकी आंखें खुली थीं। फ्रैंका ने अपने खाली हाथ का इस्तेमाल बोनो गुडविल को संभालने के लिए किया, ताकि वो दर्द के मारे गिर न जाए। अपनी बैठी हुई मुद्रा बनाए रखते हुए लूमियन मुस्कुराया। मिस्टर गुडविल, इसे एक चेतावनी समझिए। ये और भी बुरा हो सकता था। ये दो टूटे हुए दांत और छोटी मोटी चोटें उस चीज के सामने कुछ भी नहीं है जो हो सकती थी। बोनो गुडविल की पत्नी अपने सदमे से बाहर आई। उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी जब उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? मैं कौन हूं? लूमियन धीरे से हंसा। उसकी आवाज में शरारत की झलक थी। तुम मुझे अपना बाप समझ सकती हो? फ्रैंका की तरफ एक नजर डालते हुए उसने वो ट्रूथ सीरम निकाला जो लूमियन ने पहले दिया था और उसे बोनो गुडविल को पिला दिया। जब लूमियन सीरम के असर का इंतजार कर रहा था, उसने अपनी मुस्कुराहट बनाए रखी और कहा, मिस्टर गुडविल, मुझे उम्मीद थी कि हमारी मुठभेड़ थोड़ी चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन इसके बजाय हम यहाँ एक सुखद बातचीत कर रहे हैं। तुमने मुझे निराश किया। उसे कोई वरदान प्राप्त नहीं हुआ था। ट्रूथ सीरम के प्रभाव में बोनो गुडविल के चेहरे पर एक कड़वा भाव आ गया और उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम क्या चाहते हो? मेरी सेफ में काफी सारा पैसा है, मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। जना का गुस्सा भड़क उठा, जो उसके सीने से लेकर सिर तक चढ़ गया। अचानक एक हरकत के साथ उसने अपना बायां पैर उठाया और बोनो गुडविल के पैर की पिंडली पर जोरदार लात मारी। ओह, वो उसे वहां मारने के लिए कितनी बेताब थी जहां उसे सच में दर्द हो, लेकिन हालातों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। लानत है, अपना पैसा अपने साथ कब्र में ले जाओ। बोनो गुडविल का शरीर एक तरफ झुक गया और उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज उसके कानों तक पहुंची। इससे पहले कि उसकी स्वाभाविक चीख निकल पाती, बर्फ जम गई और उसकी आवाज बंद हो गई। लूमियन ने जन्ना के काम की सराहना करते हुए सिर हिलाया। एक बार जब बोनो गुडविल ने खुद को संभाला तो लूमियन बोला, मैं जानना चाहता हूं कि तुमने अपने ही केमिकल प्लांट में विस्फोट की योजना क्यों बनाई? बोनो गुडविल के चेहरे के भाव बदल गए और उसके मुंह से अचानक निकल गया, तुम्हें कैसे पता चला? इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसका मन हुआ कि वो अपना दाहिना हाथ उठाए और खुद को एक थप्पड़ मारे। क्या उसे पहले इस आरोप से इनकार नहीं करना चाहिए था? उसने अपने विचार इतनी लापरवाही से क्यों जाहिर किए? वेल, तुम काफी स्पष्टवादी हो। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुमने आसानी से कबूल कर लिया, लूमियन ने टिप्पणी की। उसका लहजा ऐसा था कि बोनो गुडविल का दिमाग सुन्न हो गया। जन्ना को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। हालांकि लूमियन के विश्लेषण ने उसे मानसिक रूप से तैयार कर दिया था, लेकिन इसे सच में सुनना अभी भी उसे अविश्वास से भर रहा था। क्या सच में इतना दुष्ट व्यक्ति मौजूद हो सकता है? सैकड़ों परिवार तबाह हो गए। अपनी जड़ता से बाहर आते हुए जना ने अपने दांत कसकर भींच लिए। डर था कि जरा सी ढील उसके गुस्से को भड़का सकती है, जिससे वो बोनो गुडविल को खंजर घोंप देगी। नहीं, ये सैकड़ों खंजर घोंपने जैसा होगा। गुडविल की पत्नी भी अपने पति को सदमे और डर की स्थिति में देख रही थी। उसे यकीन था कि केमिकल प्लांट में हुआ धमाका महज एक हादसा था। लूमियन ने बोनो गुडविल पर एक ठंडी नजर डाली और सवाल किया, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या इसका ह्यूग्स आर्टवास के ऑफिस के किसी व्यक्ति से कोई संबंध है? बाद वाली पूछताछ सुनकर बोनो गुडविल अपनी हैरानी और डर को छिपा नहीं सका। उस अजीब तरल को पीने और केमिकल प्लांट विस्फोट की योजना बनाने की बात कबूल करने के बाद बोनो गुडविल का मनोवैज्ञानिक बचाव टूट गया। उस पल में उसे एक तीव्र इच्छा ने घेर लिया कि वो किसी और को भी अपने साथ नीचे गिराए और अपने पापों का बोझ साझा करे। ये रोन और टाइबॉल्ट हैं। वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ह्यूग्स आर्टवा के सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं।
वे इशारा देते रहे हैं कि केमिकल प्लांट सालों से खराब हो रहा है और किसी भी वक्त फट सकता है। मैंने सोचा कि मैं उस इंश्योरेंस मुआवजे से पैसा कमाने का तरीका ढूंढ लूं जो मैंने पहले खरीदा था। और जब समय आया तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ह्यूग्स आर्टवा इस बहाने का इस्तेमाल करेंगे कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और फैक्ट्री मालिक के हितों की रक्षा के लिए एक फैक्ट्री बनाई जा रही है जिससे रिकंस्ट्रक्शन और मुआवजे के लिए फंड सुरक्षित हो सकें। वे कहते रहे कि हर चीज का पतन होता है। मेरा केमिकल प्लांट भी कोई अपवाद नहीं था, इसलिए मैंने कई समस्याओं की आशंका जताई। इसके प्राकृतिक रूप से फटने का इंतजार करने के बजाय मैंने इसे बड़े फायदों के लिए बदलने का फैसला किया। मैं कल सुबह फिर उनसे मिलने गया था। पता नहीं क्यों, मैं उनकी बातों में आने के लिए काफी मूर्ख था। जब धमाका सच में हुआ तो मैं डर गया और 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस गया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। कितना बड़ा बेवकूफ है। वो एक पाखंडी तक नहीं है। क्या महाशक्तियों ने उसे प्रभावित किया होगा? टाइबॉल्ट ने भी पतन का जिक्र किया था जब उसने मुझे बोनो गुडविल के रूप में देखा था। उनका असली एजेंडा क्या है? लूमियन ने एक पल के लिए सोचा और बातचीत के बारे में और पूछताछ करने ही वाला था कि तभी बाहर लॉन के लोहे के गेट से अचानक घंटी बजने की आवाज गूंजी। लूमियन और फ्रांका ने तेजी से एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ही अंदाजा लगाने लगे। ऐसे वक्त में पहुंचकर शालीनता से घंटी बजाना, ये या तो कोई दोस्त हो सकता है या फिर बोनो गुडविल की तलाश में आया कोई आधिकारिक जांचकर्ता। बिना एक शब्द बोले लूमियन खड़ा हो गया और फ्रैंका ने खामोशी से अपना खंजर म्यान में डाल लिया। जेना ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उनके इरादों को समझते हुए। एक तिरछा कदम उठाते हुए उसने अपना खंजर ऊपर उठाया और उसे बोनो गुडविल के कंधे में घोंप दिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा और बोनो गुडविल के मुंह से दर्द भरी कराह निकली। जेना रुकी नहीं। वह मुख्य प्रवेश द्वार के सामने वाली खिड़की की ओर दौड़ी। उसके खंजर पर काली लपटें जलीं और कमरे के कई हिस्सों में तेजी से बुझ गईं। तीनों ने इमारत से बाहर छलांग लगा दी, बगीचे की लोहे की बाड़ को फांदा और रात के अंधेरे में ओझल हो गए। डॉट डॉट डॉट। बेडरूम के अंदर एंगुले में वैलेंटाइन और मिश्रित रक्त वाले इमरे की 3 सदस्यीय टीम का सामना बोनो गुडविल से हुआ, जिसने अभी अभी अपने जले हुए मुंह पर पट्टी बांधना खत्म किया था। फैक्ट्री मालिक गुस्से से उबल रहा था जब उसने उन्हें संबोधित किया। ऑफिसर, 3 अपराधियों ने लगभग मेरा अपहरण कर लिया था। अंगुली ने दृश्य का मुआयना किया। उनके होठों पर एक मुस्कुराहट तैर रही थी। हम उस मामले की जांच बाद में करेंगे। फिलहाल मुख्य समस्या आपके साथ है। मेरी समस्या? बोनो गुडविल घबरा गया। एंगुलेम ने धीरे से सिर हिलाया। केमिकल प्लांट धमाके वाली सुबह पार्लियामेंट मेंबर के ऑफिस में आपकी यात्रा के बारे में गहराई से जानने से पहले आइए पहले आपके विश्वास की पुष्टि करें। पार्लियामेंट मेंबर और उनके स्टाफ के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए अपर्याप्त सबूतों के कारण प्योरीफायर्स ने अपनी जांच बोनो गुडविल की ओर मोड़ दी। ये शब्द सुनकर बोनो गुडविल का मनोवैज्ञानिक बचाव पूरी तरह ढह गया और वो डर के मारे पीला पड़ गया। चैप्टर 249, लूप होल इन द कॉन्ट्रैक्ट। बोनो गुडविल का रिएक्शन देखकर आंगुलमे का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया। तेजी से उसने एक पेन और पेपर निकाला और एक नोटरी सर्टिफिकेट तैयार करने लगा। इसका मकसद ये था कि बोनो गुडविल किसी देवता की कसम खाए ताकि आने वाले सवालों के दौरान उसकी ईमानदारी पक्की रहे। जैसे ही एंगुलम ने अपने सिग्नेचर किए, कागज से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली। बोनो गुडविल ने घबराते हुए थूक निगला। उसे हालात की गंभीरता महसूस हो रही थी। हाल के सालों में ट्रायर में एक जाने माने फैक्ट्री ओनर के तौर पर उसने ऐसी रहस्यमयी जानकारी और शक्तियों का सामना किया था जो आम लोगों की कल्पना से परे थीं। उसके लिए ये सब अनजाना नहीं था। ये वैसा ही था जैसे उन 3 अपहरणकर्ताओं में से एक ने उस पर फ्लेमिंग रेवन से हमला किया, दूसरे ने काली लपटें पैदा की और तीसरा तीसरी मंजिल से कूद गया। अपना नाम लिखो, एंगुलमे ने आदेश दिया और बोनो गुडविल को नोटरी सर्टिफिकेट थमा दिया जिसकी सुनहरी चमक अब खत्म हो चुकी थी। ठीक है। बोनो गुडविल का दायां हाथ कांप रहा था जब उसने उस वादे पर अपना नाम लिखा। उसके हर स्ट्रोक के साथ उसकी लिखावट से सुनहरी रोशनी की एक झलक निकल रही थी। एक बार जब उसने खत्म कर लिया तो आंगुले में एक गहरी और आदेश देने वाली आवाज में बोला, तुम किस देवता को मानते हो? द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी। बोनो गुडविल के लिए इस सवाल का जवाब देना कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। आंगुल में अगले सवाल की ओर बढ़ा, तुम केमिकल प्लांट में धमाके वाली सुबह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस क्यों गए थे? बोनो गुडविल 2 सेकंड्स के लिए हिचकिचाया। अलौकिक शक्तियों और दिव्य गवाहों के डर से उसने वही बातें दोहराई जो उसने ट्रूथ सीरम के असर में लूमियन और दूसरों को बताई थीं। अंगुले में वैलेंटाइन और इमरे ने बारी बारी से सवाल पूछे, जिससे बोनो गुडविल को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सेक्रेटरी रोन और उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी टाइबॉल्ट के साथ हुई अपनी बातचीत को जितना संभव हो सके उतनी सटीकता से याद करने का मौका मिला।
जब पूछताछ खत्म हुई तो अंगुलमे ने बोनो गुडविल को अपना फैसला सुनाया। तुम्हें आगजनी, जानबूझकर धमाका करने और हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारी संपत्ति को मृतकों और घायलों के मुआवजे के लिए अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया जाएगा। बोनो गुडविल का चेहरा पीला पड़ गया और वो बेदम होकर अपनी कुर्सी पर ढह गया। वैलेंटाइन दरवाजे की ओर कुछ कदम बढ़ा और गलियारे की तरफ एक नजर डाली। अपनी आवाज धीमी करते हुए उसने सुझाव दिया, डीकन, इस पापी को पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचाने के बाद क्या हम आधिकारिक तौर पर ह्यूग्स आर्टवास के सेक्रेटरी रोन को गिरफ्तार करेंगे? अंगुलिम ने धीरे से सिर हिलाते हुए आह भरी, अभी नहीं। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? रोन और दिवंगत टाइबॉल्ट बहुत ज्यादा सावधान थे। उन्होंने कभी भी साफ तौर पर यह सुझाव नहीं दिया कि बोनो गुडविल अपने केमिकल प्लांट में धमाका करवाए। उन्होंने सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नीतियों के प्रति अपना समर्थन जताया और पतन की फिलॉसफी का प्रचार किया। उन्होंने बोनो गुडविल के अंधे दिमाग का फायदा उठाया होगा ताकि वो अपनी हरकतों को सही ठहराने के लिए उनकी बातों का गलत मतलब निकाले। करीब 2 दिन हो गए हैं और बोनो गुडविल पर महाशक्तियों के प्रभाव का कोई भी निशान ढूंढना बहुत चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। सीधी बात यह है कि हमारे पास सेक्रेटरी रोन को पकड़ने और पूछताछ में बियॉन्डर शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। हम उसे सिर्फ समन भेज सकते हैं और पारंपरिक तरीकों से उससे पूछताछ कर सकते हैं। वैलेंटाइन गुस्से से उबल उठा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो कुछ नहीं कर सकता। उसके मन में ये पक्का यकीन था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सेक्रेटरी के साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन नियमों की वजह से वो उसका सामना करने के लिए रहस्यमयी तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने बोनो गुडविल की ओर देखा, जो कुर्सी पर मांस के सड़ते हुए ढेर की तरह पड़ा था, और भारी आवाज में बोला, मेरा सुझाव है कि हम इसे सूली पर चढ़ा दें। अंगुलिम ने सिर हिलाते हुए वैलेंटाइन और इमरे से कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। इस आदमी को वापस मार्केट डिस्ट्रिक्ट ले चलो, जहां ये 10 अलग अलग तरीकों से अपनी मौत का हकदार है। वैलेंटाइन दंग रह गया। डीकन, क्या हम उन 3 बियॉन्डर्स का पीछा नहीं करने वाले जिन्होंने यहाँ घुसपैठ की थी? अंगुलिम मुस्कुराया, हमें क्यों करना चाहिए? वैलेंटाइन अपने डीकन के इस अंदाज से हैरान होकर उन्हें देखता रहा। इमरे, जो उनके तौर तरीकों का आदी था, फुसफुसाया, उन 3 बियॉन्डर्स ने बिना किसी लूटपाट या किसी को नुकसान पहुंचाए यहाँ घुसपैठ की। वे सिर्फ केमिकल प्लांट के धमाके और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस की यात्रा के बारे में जानकारी चाहते थे। ये साफ है कि उनकी दिलचस्पी सेक्रेटरी रोन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ह्यूग्स आर्टवा में है। मुझे तो ये भी शक है कि वे ऑरोरा ऑर्डर से हैं और उनमें से एक वही है जिसने असिस्टेंट सेक्रेटरी टाइबॉल्ट को मारा था। अंगुलम मुस्कुराया और आगे कहा, चूंकि अनुबंधों और नियमों की वजह से हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस की ठीक से जांच करने से रोका गया है, तो क्यों न इन बेकाबू बियॉन्डर्स को अपना काम करने दिया जाए, जो उतनी ही उत्सुकता से ताक झांक करने और हिंसा का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, ताकि मवाद को बाहर निकालकर उसे सूरज की रोशनी में लाया जा सके। क्या इससे कोई समस्या नहीं होगी? वैलेंटाइन के मुंह से अचानक निकल गया। मजे लेते हुए एंगुलैम ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। जब चालाक लोगों से निपटना हो जो नियमों का फायदा उठाने में माहिर हों, तो हमें और भी ज्यादा चालाक होना चाहिए और कमियां ढूंढनी चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो हम गुप्त संगठनों के साथ सहयोग भी कर सकते हैं और बेकाबू बियॉन्डर्स के साथ जुड़ सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ऊंचे अधिकारियों के साथ हमारे जो अनुबंध हैं, वे सिर्फ कुछ खास कामों को सीमित करते हैं। वे हमें बुरा इरादा रखने या बेकाबू बियॉन्डर्स के बीच मुखबिर तैयार करने से नहीं रोकते। ऐसे अनुबंध बेकाबू बियॉन्डर्स की हरकतों पर कोई पाबंदी नहीं लगाते। इसी तरह ये अनुबंध मुख्य रूप से पाबंदियों के तौर पर काम करते हैं। वे हमें कुछ खास काम करने के लिए मजबूर नहीं करते। कभी कभी हम चीजों को सामान्य तरीके से संभालते हुए अनुबंध का उल्लंघन किए बिना घटनाओं को होते हुए देख सकते हैं। वैलेंटाइन, सूरज के नीचे भी परछाइयां मौजूद होती हैं। उदाहरण के लिए, हर किसी की परछाई को देखो। तुम्हें उनके साथ रहना सीखना होगा। कभी कभी तुम्हें उन्हें खत्म करना होगा और कभी कभी सूरज की महिमा बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल करना होगा। वैलेंटाइन को कॉर्डू में लूमियन के साथ अपना सहयोग याद आया और उसने अनमने मन से डीकन की बातों को स्वीकार कर लिया। उसने अपनी बाहें फैलाईं और जवाब दिया, प्रेज द सन। अंगुलम ने आगे कहा, ये शब्द मैंने नहीं बनाए हैं। एम्परर रोजेल की मौत के बाद से 2 चर्चेज, संसद, सरकार, सेना और ब्यूरो 8 संघर्षों में उलझे हुए हैं। हर किसी ने इतना युद्ध अनुभव हासिल कर लिया है जिसे किसी और संदर्भ में सही नहीं माना जाएगा। अंडरग्राउंड ट्रायर से मार्केट डिस्ट्रिक्ट की यात्रा के दौरान लूमियन ने अपनी पट्टियां हटा दी थीं। उसने खामोश जेना पर एक नजर डाली और लापरवाही से कहा, मुझे लगा था कि तुम बोनो गुडविल को मौके पर ही खत्म कर दोगी, उसे ऐसी तड़प दोगी जिसे वो मरकर भूत बनने के बाद भी न भूल पाए। किसने सोचा था कि तुम उसे सिर्फ कंधे पर खंजर मारोगी? जेना ने अपने होंठ भींचे और धीमी आवाज में जवाब देने से पहले कुछ कदम आगे बढ़ी।
अगर वो अभी मर जाता तो हादसे के मुआवजे की कानूनी प्रक्रिया सालों तक खिंच जाती। ये शायद प्रतीकात्मक भी हो सकता है। हालांकि अब उसे परवाह नहीं थी, लेकिन बहुत से लोग अभी भी न्याय का इंतजार कर रहे थे। फ्रैंका ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, डरो मत, बोनो गुडविल को पक्का मौत की सजा मिलेगी। सवाल सिर्फ तरीके का है। इसके अलावा हमने आधिकारिक बियॉन्डर्स के लिए सुराग छोड़ दिए हैं। जिस तरह हम ह्यूग्स आर्टवास की रक्षा करते हैं, हम हमेशा छिपे हुए खतरों को खत्म करने में मदद करेंगे। जेना ने एक उदास मुस्कुराहट दी। वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिन्हें हमने चुना था। उनके सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी ने जानबूझकर एक बड़े धमाके के साथ हमारा स्वागत किया। क्या तुम डरी हुई हो? लूमियन ने मजाक में पूछा। जेना खामोश हो गई। पल भर के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। लूमियन ने बात जारी रखी। मैंने कभी इंटेस के फायदों का लुत्फ नहीं उठाया, न ही कभी वोट दिया है। अगर मेरा सामना ऐसी ही स्थिति से होता तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सेक्रेटरी या यहां तक कि इस देश को चलाने वाले राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ता। मेरी बहन ने एक बार कहा था कि खून का बदला सिर्फ खून से लिया जा सकता है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि खून बहाने वाला व्यक्ति कौन है। जन्ना के चेहरे के भाव एक बार फिर बिगड़ गए और वो दर्द के साथ बोली, मेरी माँ ने मुझे हमेशा दयालु होना और माफ करना सिखाया था। मैं दुख और नफरत को अपनी जिंदगी चलाने की इजाजत नहीं दे सकती। उस तरह मैं कभी रोशनी नहीं देख पाऊंगी। लूमियन और फ्रांका के जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपना सिर झुकाया और अपने दांत भींच लिए। लेकिन मुझे इससे बहुत नफरत है। लूमियन ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, अगर तुम अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर दोगी तो तुम्हारी जिंदगी नफरत के काबू में नहीं रहेगी। जेना कुछ सेकंड्स के लिए खामोश रही और फिर उसने संक्षेप में सिर हिलाया। कम से कम मैं सेक्रेटरी रोन को बच निकलने नहीं दूंगी। फ्रैंका ने तुरंत उसकी तारीफ की। बहुत अच्छे, इस इरादे को बनाए रखो। उसने फिर जोर देते हुए कहा, बेशक, बदला अंधा या जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक तुम काफी मजबूत न हो जाओ और कदम उठाने के लिए सही मौके को न पकड़ लो, वरना तुम सिर्फ अपने परिवार और दोस्तों को और ज्यादा नुकसान पहुंचाओगी। इसके अलावा तुम्हें अपने दुश्मन को एक अच्छी जिंदगी जीते हुए देखना होगा। ठीक है, जैना ने सिर हिलाते हुए धीरे से जवाब दिया। ... देर रात जेना अपनी रोजाना की पोशाक पहने हुए भावनाओं के भंवर में डूबी अपने घर 17 रू पास्टर क्वार्टिer du Jardin बोटानिक पहुंची। ये जगह मार्केट डिस्ट्रिक्ट में रू सें हिलेर के पास और क्वार्टिer du Jardin बोटानिक के दक्षिण में बहुत सारी फैक्ट्रीज के पास स्थित थी। पहले जेना के परिवार ने एलोडी और जूलियन के काम की सुविधा के लिए इस जगह को किराए पर लेने का फैसला किया था। दरवाजा खोलते ही जेना की नजर अपने भाई जूलियन पर पड़ी, जो खिड़की के पास दुबक कर बैठा था और उसने अपना सिर अपने हाथों में छिपा रखा था। उसका दिल बैठ गया और उसकी आवाज कांप उठी जब उसने पूछा, जूलियन, क्या बात है? गहरे लाल रंग की चांदनी की रोशनी में जूलियन पुरानी लकड़ी की मेज के सहारे झुका हुआ था। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। मुझे नौकरी से मत निकालना, मुझे नौकरी से मत निकालना। मेरी माँ गुजर गई, वो सच में चली गई, इसीलिए मैं आज दोपहर फैक्ट्री नहीं आया। मुझे नौकरी से मत निकालना, मुझे नौकरी से मत निकालना। माँ, ये सब मेरी गलती है। मुझे आपको वार्ड में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सब मुझ पर है, पूरी तरह से। सॉब? जूलियन फूट फूट कर रोने लगा, एक डरे हुए बच्चे की तरह। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो। जेना दरवाजे पर अंधेरे में खड़ी अपने भाई को खाली नजरों से देखती रही। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो धीरे धीरे एक अथाह खाई में उतर रही। चैप्टर 250, कंडोलेंस बैंक्वेट। जूलियन की सिसकियां कमरे में गूंज रही थीं जो चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। जेना दरवाजे के पास हिचकिचाते हुए खड़ी रही। एक कदम भी आगे बढ़ाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे डर ने जकड़ लिया था। डर की अंदर कदम रखते ही ये हकीकत बन जाएगी और कोई बुरा सपना नहीं रहेगा। कुछ देर बाद जेना ने अपनी आंखें कसकर बंद की और अपने दांत भींचते हुए उस कमरे में दाखिल हुई जो जूलियन के बेडरूम, लिविंग स्पेस, किचन और डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल होता था। अपने भाई के पास झुककर उसने उसे रोने दिया। उसके शौक की हालत में उसे छूने की हिम्मत नहीं की। उसने नरमी से कहा, हमारे ऊपर अब ज्यादा कर्ज नहीं बचा है। अगर हमारी मौजूदा नौकरियां छूट भी जाती हैं तो हम नई ढूंढ सकते हैं। कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारा फाउंडेशन मजबूत है। वहां और भी मास्टर्स होंगे जो खुशी खुशी तुम्हें अपने साथ रख लेंगे। माँ चाहती थी कि हम एक बेहतर जिंदगी जिएं, ना कि खुद को दोष देते रहें। जेना ने ये शब्द बार बार दोहराए जब तक कि जूलियन, जिसकी हिम्मत टूट चुकी थी, थक नहीं गया। उसका शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ गया और वो खिड़की के पास वाली दीवार के सहारे झुक गया और उसे नींद आ गई।
आखिरकार खामोशी छा गई। अपने भाई के चेहरे को धीरे धीरे रिलैक्स होते देख, उसका डर और दर्द कम होते देख जेना ने एक शांत आह भरी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके गालों पर बहने लगे। कुछ समय तक खामोशी से आंसू बहाने के बाद वो उठी और जूलियन के बिस्तर की ओर गई। प्यार से उसने कंबल उठाया और दीवार के सहारे सो रहे अपने भाई के ऊपर डाल दिया। ये सब करने के बाद वो थकी हुई हालत में दूसरे कमरे की ओर चल दी। वो उसका और उसकी माँ एलोडी का बेडरूम था। जेना लेट गई, उसकी खाली आंखें चांदनी में चमकती हल्की रोशनी वाली छत पर टिकी थीं। उसकी माँ के शब्द उसके दिमाग में लगातार गूंज रहे थे, लेकिन वो खुद को मना नहीं पा रही थी। शायद कुछ खुशकिस्मत लोगों को छोड़कर अंधेरा ही जिंदगी का मुख्य हिस्सा था। रोशनी तो बस कभी कभार मिलने वाली एक सजावट थी। अचानक जेन्ना ने अपनी माँ का तकिया उठाया और उसे अपने चेहरे पर दबा लिया। दबी हुई सिसकियों के साथ उसका शरीर कांप रहा था। क्यों क्यों अंधेरा हमेशा इतना हावी रहता है रोशनी के बिना? सूरज दोबारा कब उगेगा? किसी मोड़ पर जेन्ना को गहरी नींद आ गई। बाहर के शोर शराबे से उसकी आंख खुल गई। बैठते हुए उसने अपनी सूजी हुई आंखें मली और जल्दी से कमरे से बाहर निकली। उसकी नजरों के सामने जूलियन था, जो ब्रेड के स्लाइसेस टोस्ट कर रहा था। उसके चेहरे पर अब पिछली रात वाली तबाही के निशान नहीं थे। इसके बजाय वो अपने काम पर ध्यान दे रहा था। जेना के होंठ एक पल के लिए कांपे और फिर उसने अपनी रोज की तरह की ग्रीटिंग कही। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? जूलियन ने थोड़े रूखेपन के साथ जवाब दिया। मैंने कल रात खाना नहीं खाया था और भूख की वजह से मेरी नींद खुल गई। बस थोड़ा और इंतजार करो, टोस्ट बस तैयार होने ही वाला है। अपने भाई की हालत देखकर जेना की चिंता कम नहीं हुई। अगर जूलियन अभी भी मानसिक तनाव के बीच होता, कल रात की तरह रो रहा होता, तो वो शायद असहज, उदास और निराश महसूस करती, लेकिन वो डरती नहीं। वो अपने भाई को फ्रैंका से मिलने और उसके इलाज के लिए एक असली साइकाइट्रिस्ट ढूंढने के लिए मजबूर करती। मगर अब वो पक्के तौर पर नहीं कह सकती थी कि क्या जूलियन सच में ठीक हो गया है या वो सिर्फ सामान्य दिखने का नाटक कर रहा है। अगर अंदर कोई अनसुलझी परेशानियां छिपी हुई थीं, तो वे दोबारा सामने आने पर विनाशकारी साबित हो सकती थीं। जेना को डर था कि उसका भाई नाश्ता खत्म करने के बाद किसी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे सकता है। काफी देर तक जूलियन को ध्यान से देखने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी घबराहट वाली हालत तो खत्म हो गई थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ था। जब जूलियन नाश्ता तैयार कर रहा था, तो वो काफी फुर्ती और स्किल के साथ काम कर रहा था। वहां कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बातचीत के दौरान वो थोड़ा बेजान, सख्त और प्रतिक्रिया देने में धीमा लग रहा था। इस बात ने जेना को यकीन दिला दिया कि उसके भाई ने न सिर्फ अपनी मानसिक हालत और असामान्यताओं को दबा लिया है, बल्कि अपने विचारों और रूह को भी दबा लिया है। साय, मुझे अभी भी एक असली साइकाइट्रिस्ट ढूंढना है। जेना की नजरों के सामने एक बार फिर धुंध छा गई। जल्द ही जूलियन ने ब्रेड टोस्ट करना खत्म किया और दूध का एक ताज़ा डिब्बा खरीदने पास के दुकानदार के पास चला गया। जैसे ही जेना अपना नाश्ता करने लगी, उसने बेपरवाह होने का नाटक किया और अपने भाई की ओर देखा। मुझे कल रात नींद नहीं आई और मैं बहुत उदास महसूस कर रही थी। मैं एक साइकाइट्रिस्ट से मिलना चाहती हूँ। तुम भी कुछ बेहतर नहीं लग रहे हो। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? थोड़ी देर रुकने के बाद जूलियन ने जवाब दिया, मुझे नौकरी ढूंढनी है। दुख की एक लहर जेना पर एक बार फिर छा गई। उसके भाई ने साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की उसकी बात पर कोई सवाल नहीं उठाया। इस पड़ोस में लोग एक साधारण डॉक्टर के पास जाने में भी कतराते थे। साइकाइट्रिस्ट तो बहुत दूर की बात थी। उनमें से ज्यादातर को साइकाइट्रिस्ट के पेशे के बारे में पता भी नहीं था और वे नहीं मानते थे कि उन्हें कोई मनोवैज्ञानिक समस्या है। ये देखते हुए कि एक असली साइकाइट्रिस्ट से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत हो सकती है, जेना ने बात को आगे नहीं बढ़ाया। थोड़ा सोचने के बाद उसने हिम्मत बंधाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बार अपना मालिक और काम बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए। कुछ ही दिनों में नौकरी न मिलना सामान्य बात है। इसमें 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या 1 महीना भी लग सकता है। जब समय आएगा तो हम दोनों के पास आमदनी होगी। शायद हम 1 साल के अंदर बचा हुआ कर्ज चुका दें। मैं पक्का अकेले ये नहीं कर सकती। एक अंडरग्राउंड सिंगर की कमाई स्टेबल नहीं होती। मुझे नहीं पता कि मेरी लोकप्रियता कब कम हो जाए। एक तरफ जेन्ना का मकसद अपने भाई का दबाव कम करना था ताकि वो जल्दी नौकरी न मिलने की वजह से दोबारा टूट न जाए। दूसरी ओर उसने उसकी अहमियत पर जोर दिया और उसे यकीन दिलाया कि वो अकेले नहीं कर सकती। उसकी जिम्मेदारी पर भरोसा करके उसने उसके जीने की इच्छा को मजबूत करने और आत्महत्या के किसी भी अचानक विचार को रोकने की कोशिश की। जेन्ना, जिसने पिछले दिन ऐसी बातों पर कभी विचार नहीं किया था, वो आज ऐसे मामलों पर सोचने को मजबूर थी। जूलियन की हालत को बार बार संभालने के बाद उसने अपने भाई को क्वार्टियर डू जार्डिन बोटानिक में इकट्ठा होने वाली जगह के लिए निकलते देखा, जहां फैक्ट्रीज कर्मचारियों की तलाश करती थीं और मौके देती थीं।
थोड़ा आराम करने के बाद जेना 17 रू पास्टोर से निकली। वो अभी भी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही थी और रू सेंट हिलेर की ओर चलती जो पास में ही थी। उसका प्लान रू डे ब्लूजेस ब्लांश की तरफ आराम से टहलते हुए जाने का था। ये फ्रैंका के जागने के समय के साथ मेल खाता, जिससे वो फ्रैंका को एक असली साइकाइट्रिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए मना पाती। अपने ख्यालों में खोई हुई जब वो चौराहे से गुजरी तो जेना की नजर पास के एक न्यूज स्टैंड पर लगे अखबार के एक आर्टिकल पर पड़ी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ह्यूग्स आर्टवा स्ट्रेसेस इम्पार्शियल हैंडलिंग ऑफ गुडविल केमिकल फैक्ट्री एक्सप्लोजन। हैरान होकर जेना उन शब्दों की ओर खिंची चली गई। वो स्वाभाविक रूप से करीब गई और खबर को जल्दी से पढ़ने के लिए अखबार उठा लिया। अभी चुने गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ह्यूग्स आर्टवा का मानना है कि सिर्फ हादसों की वजह से फैक्ट्री मालिकों को बदनाम करना गलत है। न ही फैक्ट्री मालिकों को, जो देश में ढेरों नौकरियां पैदा करते हैं और टैक्सेस देते हैं, किसी हादसे के बाद दिवालियेपन का सामना करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों से दिवालियापन बढ़ेगा, बेरोजगारी दर बढ़ेगी और विरोध प्रदर्शनों और हंगामे की एक नई लहर आएगी। ह्यूग्स आर्टवा ने धमाके में घायल हुए और जान गंवाने वाले लोगों को न भूलने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। वो फैक्ट्री मालिकों को एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन का एक हिस्सा कवर करने में मदद करने के लिए एक नया पब्लिक वेलफेयर फंड स्थापित करने का इरादा रखते हैं, ताकि फैक्ट्रीज अपना काम जारी रख सकें। इस हादसे के जिम्मेदार लोग नौकरी के नए मौके पैदा करके और टैक्स के जरिए अपने पापों का बोझ उठाएंगे। उन्होंने आगे नेशनल कन्वेंशन में एक बिल पेश करने का अपना इरादा जाहिर किया, जिससे उद्यमियों एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बेहतर माहौल बने। इसमें अयोग्य मजदूरों और कर्मचारियों को आसानी से निकालने की प्रक्रिया और हादसों के लिए उचित मुआवजे की बात शामिल होगी। उस पल जेना के कंधे अचानक कांपने लगे। वो हंसने लगी। उसका शरीर काफी देर तक कांपता रहा। थोड़ी देर बाद उसने अखबार नीचे रखा और अपनी आगे की यात्रा शुरू की। उसे पता भी नहीं चला और वो रू सेंट हिलेर और आंशिक रूप से तबाह हो चुकी गुडविल केमिकल फैक्ट्री पहुंच गई। जैसे ही उसने उस टूटे हुए मेटल टैंक को देखा, उसकी माँ एलोडी के ख्याल एक बार फिर उसके दिमाग में भर गए। फैक्ट्री में दाखिल होते समय वो हमेशा उस खास चीज की ओर खिंची चली जाती थी। कुछ मिनटों बाद अपनी धुंधली नजरों के बीच जेना ने एक अनजान लेकिन हल्का जाना पहचाना चेहरा देखा। वो एक फटे हुए कपड़ों वाली औरत थी, जिसने जेना से कहा, जल्दी करो, चलो एवेन्यू डी मार्श की तरफ चलते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक कंडोलेंस बैंक्वेट होस्ट कर रहे हैं और न्योता दे रहे हैं। शायद हमें कुछ मिल जाए। एक कंडोलेंस बैंक्वेट? जेना ने हैरान होकर पूछा। उस औरत ने जोश के साथ सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी माँ भी तो धमाके में घायल हुई थी, क्या तुम्हें याद नहीं? हम वार्ड में मिले थे। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बस आधा घंटा पहले ही अस्पताल आए थे। बाद में एक कंडोलेंस बैंक्वेट होगा। ह्यूग्स आर्टवा? जेना के मुंह से अचानक निकला। बिल्कुल बिल्कुल, वही नाम है, उस औरत ने कहा। उसने हैरान जेना का हाथ पकड़ा और एवेन्यू डी मार्श पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस की ओर ले जाने लगी। आधे घंटे बाद वे खाकी रंग की 4 मंजिला बिल्डिंग तक पहुंच गए। बहुत से लोग जो फटेहाल दिख रहे थे, वे जांच के लिए कतार में लगे थे और हॉल में दाखिल होने का इंतजार कर रहे थे। जेना, जिसने एक सादे ग्रेश ब्लू रंग की ड्रेस पहनी थी और बाल बिना किसी मेकअप के कंधों पर खुले छोड़े थे, वो भी लाइन के पीछे लग गई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। करीब 15 मिनट बाद आखिरकार उसकी बारी आई। डार्क ब्लू यूनिफॉर्म वाली एक औरत ने जांच शुरू की, जेना के सिर से लेकर उसके जूतों तक। ये पक्का करने के बाद कि उसके पास कोई खतरनाक चीज नहीं है, उस औरत ने उसे बैंक्वेट हॉल में दाखिल होने से पहले रजिस्टर करने और अपनी पहचान वेरीफाई करने का निर्देश दिया। ... Auberge du Coq Doré, रूम 207। लुमियन ने दरवाजे पर खड़ी फ्रैंका की ओर एक हैरान नजर डाली और कहा, तुम आज फिर जल्दी आ गई हो। फ्रैंका, जिसने अभी भी ब्लाउज, हल्के रंग की ब्रीचेस और रेड बूट्स पहने थे, अब एक अलग ही अंदाज में थी। उसने ताना मारते हुए जवाब दिया, मुझे बस इस बात की चिंता थी कि तुम और जेना शायद ऊपरी तौर पर सहमत हो जाओ, लेकिन असल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सेक्रेटरी रोन की हत्या करने निकल पड़ो। क्या मैं तुम्हारी नजरों में इतना लापरवाह इंसान हूं? लुमियन ने पूछा। हाँ, फ्रैंका ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। राहत की सांस लेते हुए उसने आगे कहा, चूंकि तुमने कोई जल्दबाजी नहीं की, तो जेना सुरक्षित होगी। मैं जाकर उससे मिलूंगी और देखूंगी कि क्या उसे घर पर किसी मदद की जरूरत है। जैसे ही फ्रैंका ने अपनी बात पूरी की, नीचे से भागते हुए कदमों की आवाज गूंजी जो करीब आ रही थी। लुमियन और फ्रैंका, जो दरवाजे के पास खड़े थे, उन्होंने सिर घुमाकर देखा तो सामने जेना थी। उसने सादी ग्रेश ब्लू ड्रेस पहनी थी, बाल बिखरे हुए थे और वो बहुत परेशान थी। वो सिसकते हुए बोली, मेरा भाई पागल हो गया है, वो एक मानसिक रोगी बन गया है।